अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि नितिका स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। नितिका स्टोरी इस किस्त में एक नए मोड में दाखिल हो जाएगी। आप देखेंगे कि नवाब साहब जो सरफराज पे इस कदर एतमाद करते हैं, सरफराज से वो भी नाराज़ हो जाएंगे। और कौसर जो अब बदज़न हो चुकी है सरफराज से, एक वक्त आएगा कि सरफराज को नवाब साहब और कौसर के साथ साथ इस पूरी टीम को छोड़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो चलिए नितिका की 7वीं किस्त शुरू करते हैं। 7वीं किस्त शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी नितिका का 7वां हिस्सा। हंगामों में खूब वक्त गुजरा। रक्सो सरूर की महफिल बहुत देर तक जमी। उसकी खूबी ये थी कि उसमें सब ने हिस्सा लिया, यहाँ तक कि बूढ़ों ने रक्स किया। मिस्टर हेगले और मैकार्डो देर तक रक्स का मुकाबला करते रहे और फिर जब तारीकी फैल गई तो ये तूफान थमा। बस भाई अब ख़त्म करो, मैकार्ड ने कहा। जिंदगी बच जाने की खुशी इतनी मुख्तसर नहीं होती अंकल, मैकना ने कहा। लेकिन मेरे बच्चे अब रात हो गई है। मैकना ने कहा मशलें जला लेंगे। वो एक खुश रौर नौजवान था। बस भाई मेरा ख्याल है अब बंद ही किया जाए, हेगले ने कहा। और सब की राय यही थी कि अब रक्स वगैरह बंद कर दिया जाए क्योंकि सब ही थक गए थे। और बहरहाल बात मान ली गई। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। नवाब फैरोजुद्दीन ने मुझे पकड़ लिया और अपने ट्रेलर में ले गए। बैठो सरफराज, नवाब साहब बोले और मैं बैठ गया। आज की मुहिम में भी तुम्हारा किरदार नुमाया रहा सरफराज, उन्होंने कहा। क्या गलती हो गई नवाब साहब, मैंने चौंक कर पूछा। अरे नहीं भाई, अब ऐसा भी नहीं। तुम लोगों ने तो सबकी ज़िंदगी बचाई है। अब तो सबको तुम्हारे माफूकुल फितरत होने का यकीन होने लगा है। ऐसी तो कोई बात नहीं नवाब साहब, मैंने इनकसारी से कहा। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है। क्या, मैंने पूछा। मुझे यकीन है हम रास्ता भटक गए हैं। ओह, और ये बात काफ़ी परेशान करेगी। तुम इस सिलसिला में क्या मदद कर सकते हो? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। मुझे तो इन जंगलों का कोई तजुर्बा नहीं है। सारी जगह यकसा सी ही लगती हैं। बहरहाल देखना है दूसरे लोग क्या करते हैं। वैसे न जाने क्यों मेरी छठी इस कह रही है कि मुश्किलात पैदा हो गई हैं। मैंने कहा साबित कदमी से काम लेंगे नवाब साहब, जो होगा देखा जाएगा। कहने लगे खुदा तुम्हें खुश रखे सरफराज। बाखुदा तुम्हारी मौजूदगी से मुझे जिस कदर तकवीयत है मैं उसे बयान नहीं कर सकता। नवाब साहब कुछ अजीब से लहजे में बोले। अलबत्ता कौसर की तरफ से मुझे दुख है। क्यों, खैरियत? मैंने चौंक कर पूछा। जंगलों की आबो हवा ने उसे फिर जंगली बना दिया है। मैंने कहा अगर बात मेरे बारे में है तो आप उसकी बिल्कुल परवाह न करें। कहने लगे सरफराज बेटे, अब मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम इतने नफीस इंसान हो कि दिल की बात तुमसे छुपाई भी नहीं बनती। लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात ज़रूर बताऊंगा। इस तरह तुम कौसर के सिलसिला में मेरी परेशानियों का सही अंदाज़ा कर सकोगे। फरमाइए नवाब साहब, मैं आपकी हर उलझन में बराबर का शरीक हूँ, मैंने पूरे खुलूस से कहा। भाई सरफराज, इंसान की इब्तिदा जिस अंदाज में हुई, तारीख दां उसके गवाह हैं। मोटी मोटी बातें हम सब जानते हैं। मज़हब ने बहुत सी आज़ादियाँ दी हैं, लेकिन उनमें कुछ रसूमात शामिल हो गई हैं। और सच्ची बात तो यह है कि हम दुनियादार बाज़ औक़ात इन रसूमात को मज़हब से ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। मसलन बेटी के रिश्ते का मसला है। कहा जाता है, बल्कि होता है कि बेटी ख्वाह बूढ़ी हो जाए, उसके वालिदैन किसी से उसकी शादी के बारे में नहीं कह सकते। एक ख्वाह मख्वाह की रस्म है जिसकी कोई ख़ास वजह आज तक मेरी समझ में नहीं आई। नवाब साहब की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। जो कुछ वो कहने वाले थे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। उन्होंने मेरी शक्ल देखी, फिर बोले तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? क्या अर्ज़ करो नवाब साहब, कभी साबका नहीं पड़ा इन बातों से। कहने लगे रसूमात और मज़हब की बात मैंने गलत कही है? हरगिज़ नहीं। फरसूदा रसूमात का मज़हब पर फोकियत देना पस्ती की दलील है। इस तरह इंसान मज़हब से बहुत दूर हो जाता है। कहने लगे खुदा खुश रखे, यही मैं कहने वाला था। तो सरफराज मियाँ, जिस चीज़ को हम बुरा समझते हैं उसे खुद पर मुसल्लत क्यों रखें? कम अज़ कम हम तो उस फरसूदा रस्म से परहेज़ करें। जी यकीनन। चुनांचे मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। जी हाँ जी हाँ। मैंने अहमकाना अंदाज में सर हिलाया और नवाब साहब के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दिलचस्प निगाहों से मुझे देखते हुए बोले, और बहरहाल उसकी खुशगवार ज़िंदगी के लिए मैं यही सोचता हूँ। बेशक। तो सरफराज मियाँ, बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसी हस्ती से मुतासिर हो जाता है जो दुनिया के निगाहों में बज़ाहिर कुछ नहीं होती, लेकिन समझने वाले बहुत कुछ समझते हैं क्योंकि वह जौहर शनास होते हैं। मैं इस बात को बेतकल्लुफ़ी से कह देने में कोई हर्ज नहीं समझता कि कौसर के शौहर के लिए मुझे तुमसे ज़्यादा मौजू और कोई नहीं नजर आता। और मेरे सर पर जैसे कोई चट्टान आ गिरी। जी, मैं मुंह फाड़ कर रह गया। मियाँ, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंसानी औसाफ ही उसकी ज़ात और ख़ानदानी वक़ार के मज़हर होते हैं। हम शिकारी और आवारागर्द आदमी, लेकिन बहरहाल हमारी इस बिनाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तुम जानते हो सरफराज बेटे कि कौसर के लिए बेशुमार रिश्ते आ सकते हैं। सैकड़ों अफराद उसे अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे, लेकिन हम उन नौजवानों में वो वस्फ कहाँ ढूंढेंगे जो तुम में है। चुनाचे हमने तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए पसंद किया है। मैं खामोशी से नवाब साहब की शक्ल देखता रहा।
इस सादा दिल इंसान ने बड़ी अजमत का सबूत दिया था। इससे ज्यादा अपनाइत और क्या हो सकती थी। मेरा दिल कट गया उसको मना करते हुए, लेकिन दो बातें थी। या तो अपनी सारी शख्सियत भूलकर अपने सारे तस्वुरात नजरे आतिश करके नवाब साहब जैसे नेक सीरत इंसान के लिए मिट जाऊं, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, या फिर लेकिन नवाब साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उन्हें मना करते हुए। अजीब शशोपंज में था कि नवाब साहब की आवाज उभरी, क्या सोच रहे हो सरफराज? भाई सिर्फ कौसर मेरी बेटी नहीं है, मैं तुम्हें भी अपने बेटे की तरह अजीज रखता हूँ। तुम्हारे जहन में कोई बात हो तो साफ साफ कह दो। आपको दुख तो नहीं होगा नवाब साहब? न जाने कैसे मैंने कहा। हरगिज नहीं, नवाब साहब ने जवाब दिया। आप गौर करें, क्या मेरा कौसर बीबी से रिश्ता किसी तरह मुमकिन है? मुमकिन तो है बेटे। क्या आपको इसका एहसास नहीं है कि वो मुझे नापसंद करती है? मेरा अंदाजा है कि तुम्हारा ख्याल गलत है। जी हाँ बेटे, थोड़ी सी दुनिया मैंने भी देखी है। वो तुम्हें नापसंद नहीं करती, ये मेरा तजुर्बा कहता है। नवाब साहब, मैं उनका अदना खादिम हूँ, लेकिन आला इंसान की हैसियत से वो तुम्हारी कदर करती है। वो बोले, आप अच्छी तरह सोच लें, गौर कर लें नवाब साहब, इसके बाद मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है। मैं खुद को उनके काबिल नहीं पाता नवाब साहब, मैं अपने जहन में इस तस्वुर को जगह नहीं दे सकता। कहने लगे, तब मैं तुमसे साफ गोई का तालिब हूँ। जी मैं समझा नहीं। कहने लगे, बेशक कौसर को हर वो शख्स बहैसियत बीवी कबूल करने से हिचकिचाएगा जो उसके करीब रहकर उसकी गैर मुस्तकिल मिजाजी का मुशाहिदा कर चुका हो, लेकिन बेटे उसकी ये फितरत भी मेरी भी उलझन है और मैं इस उलझन के लिए तुम्हारा सहारा भी चाहता हूँ। मैंने कहा, नवाब साहब आप मुझे कभी अपने हुक्म की तामील से बाहर ना पाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत वक्त है। आप कौसर बीबी को भी टिटोल लें, मुमकिन है आप अंदाजा लगा सके। कहने लगे, हाँ हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस यूं ही दिल की बात जुबान पर आ गई थी। मैंने कह देने में कोई हर्ज नहीं समझा, क्योंकि बात बहरहाल एक बाज़र्फ इंसान के सामने थी। बाकी सब ठीक है, तुम भी इस नज़रिए पर गौर कर लेना। अगर तुम्हें यह बात पसंद ना होगी तो बहरहाल मैं तुम्हारी सादतमंदी से कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने कहा, जी बेहतर। और फिर मैं नवाज साहब के पास से उठाया। खूब मज़े की बात थी। उधर तो मैं कौसर को दुरुस्त करने के लिए उल्टे सीधे ड्रामे कर रहा था, और इधर नवाब साहब न जाने क्या सोचे बैठे थे। सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर यही करना था तो बेचारी जुलेखा क्या बुरी थी? वाले साहब की बात ही मान ली जाती। फजूल बात है, कौसर से तो मेरा कोई जहनी लगाव भी नहीं था। बहरहाल वो एक अच्छी लड़की थी, अच्छे बाप की बेटी थी, और बस। फिर मेरे जहन के पर्दे पर कहकशां उभर आई। एक सफ़ेद साया जिसके हाथ दुआ के लिए आसमान की तरफ उठे हुए थे। मेरे माबूद, न जाने कैसा मंजर था, न जाने क्यों मैं उस मंजर के सहर में गिरफ्तार हो गया था। हालांकि मैंने उसके प्यार को दूसरी शक्ल दे दी थी। उस वक्त मेरा जहन साफ था, लेकिन अब वो याद दिल की चुभन बन गई थी, और कभी कभी तन्हाइयों में जब दिल अपने वजूद का एहसास दिलाता था तो उसके साथ चुभन भी होती थी। एक हसीन शक्ल भी आंखों में उतर आती थी। उस वक्त भी यही कैफियत पैदा हो गई, एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस वक्त किसी से मिलने को दिल ही नहीं चाह रहा था। चुनाचे ट्रेलरों के अकब में चला गया, लेकिन अचानक अकब से डनीला की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर सरफराज। आवाज़ सुनकर ठिठक गया। जहन को एक हल्की सी नागवारी का एहसास हुआ, लेकिन फिर डेनिलिया के अल्फाज याद आ गए। मुमकिन है, उसने ठीक कहा हो, मुमकिन है वो दूसरी लड़कियों की तरह ना हो। कहाँ मिस्टर सरफराज? कहीं नहीं मिस डेनिलिया, बस यूं ही तन्हाइयों की तलाश में इस तरफ आ गया था। मैंने उदास लहजे में कहा। ओहो, तब तो मेरी मुदाखलत नहीं। आइए कहीं बैठें। अगर मैं नागवार लगूं तो कोई तकल्लुफ तो नहीं है? नहीं, आइए। और डेनिलिया मेरे साथ चलने लगी। फिर हम एक ठंडी चट्टान पर आ बैठे। हवा खुनक थी, लेकिन ये खुनकी बड़ी खुशगवार लग रही थी। आप कुछ उलझे हुए हैं मिस्टर सरफराज? कोई खास उलझन नहीं। दोस्ती के कायल हैं? क्यों नहीं, दोस्तों के लिए कोई मयार है। सिर्फ जहनी तौर पर मुखलिस हो। जहनी तौर से क्या मुराद है? हाथ पाँव को तकलीफ ना दे, बस दिल में खलूस रखें। बड़ी आसान शर्त है, लेकिन कभी कभी वो भी पूरी नहीं होती, और अगर हो जाए बड़ी बात है। मैं खुद को पेश कर दूं? गौर कर लें। कर लिया। जवाब में क्या देना पड़ेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई। डेनिलिया ने जवाब दिया, और मैं गहरी नजरों से उसे देखने लगा। चालाक लड़की थी, बहरहाल दूसरी लड़कियों से किसी कदर बेहतर नजर आ रही थी। अमानत होगी, जान से ज्यादा अजीज। डेनिलिया ने सीने पर हाथ रखकर कहा, दो तरफा भी होगी। यकीनन कोई चीज एक तरफा नहीं हो सकती। तब लाइए हाथ। मैंने कहा, नहीं, दिल मिलेंगे। डेनिलिया खड़ी हो गई और वो बेतकल्लुफी से मेरे सीने से लग गई, और फिर उसने मेरा दाहिना गाल चूम लिया। सरफराज, इस लम्स की एक कीमत है, दोनों अदा करने की कोशिश करेंगे। एक दरख्वास्त है। उसने कहा, क्या मिस डेनिलिया? इंसान हूँ, खता भी हो सकती है। ऐसी शक्ल में दिल मैला न करना, इजहार कर देना। बहुत उम्दा, मैंने कहा, और हम दोनों बैठ गए। पहले गुफ्तगू का हक आपका। वो बोली, मेरे पास सिर्फ चंद सवाल हैं। तमहीद की जरूरत नहीं, उसने बड़े खुलूस से कहा। मेरी हैसियत मालूम है?
ہاں پھر یہ التفات کیوں؟ لوگ تمہیں عام انسان کہتے ہیں، سمجھتے نہیں یوں بھی تم دوسروں سے برتر رہے ہو۔ آپ کی متوجہ ہوئیں تمہاری خصوصیات سے۔ بس اور کوئی سوال نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی میرے پاس تم سے زیادہ سوالات ہیں، فرمائیے۔ تمہارے بارے میں بہت سے افسانے مشہور ہیں، لوگ تمہیں سپر مین سمجھتے ہیں، تم بذات خود کیا ہو؟ میں نے کہا عام سا انسان۔ کہنے لگی انکساری سے کام نہیں چلے گا، سچائی کا وعدہ ہے، ڈینیلیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یوں سمجھے مس ڈینیلیا، لیکن ہمارے راز راز رہیں گے۔ میں اپنی سلطنت کا ایک جلا وطن شہزادہ ہوں۔ ہاں میری جاگیر ایک سلطنت ہی تھی۔ اوہ اوہ خدا کی قسم، بالکل خوابوں کی چیز ہو۔ میری بات کو جھوٹ تو نہیں سمجھا؟ ہرگز نہیں میری جان، خدا کی قسم کبھی کبھی کہانیوں کی ہی باتیں ذہن میں آ جاتی تھیں تمہیں دیکھ کر۔ تمہیں میری جان کی قسم اپنے بارے میں کچھ نہ چھپانا، مجھے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ تمہارا راز کبھی افشا ہو جائے تو سزا دینا مجھے قبول ہوگی۔ میں نے بتایا کہ بہت سے بہن بھائیوں میں گرا ہوا تھا، سیر و شکار میں زندگی گزاری، لیکن بھائیوں کو میری یہ بے فکری پسند نہ آئی، انہوں نے سازشیں کی اور مجھے وطن چھوڑنا پڑا۔ میرے خدا، ڈینیلیا ہاتھ ملتے ہوئے بولی، تو یہ ہے تمہاری مہارت کا راز؟ میں نے کہا بس اتنی سی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا جان، تم ان لوگوں کے درمیان کیسے پہنچے؟ بس بھٹکتا ہوا آ گیا۔ فیروز الدین کو تمہاری حیثیت معلوم ہے؟ میں نے بتایا کسی کو بھی نہیں۔ اور تم اتنی معمولی ملازمت کر رہے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ میری نگاہ میں کس چیز کی حیثیت ہو سکتی ہے؟ ایسے نواب میں خرید سکتا تھا۔ بہرحال یہ زندگی دلچسپ ہے۔ خدا کی قسم شہزادے ایسے ہی وسیع النظر ہو سکتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات اور بتا دو، سارے مسئلے ہی حل ہو گئے ہیں۔ پوچھو۔ لڑکیوں میں تمہارے بارے میں عجیب تاثر ہے، اجازت ہو تو کھل کر کہوں؟ ضرور کہو۔ ہمارا خیال ہے کوثر تمہیں چاہتی ہے۔ کس کس کا؟ تقریباً تمام لڑکیوں کا۔ ممکن ہے؟ اور تم بھی اسے پسند کرتے ہو؟ ہاں وہ میرے مالک کی بیٹی ہے۔ نہیں، بحیثیت ایک عورت، بحیثیت محبوبہ۔ نہیں، میں نے سختی سے جواب دیا۔ سچ بات ہے؟ خدا کی قسم یقین آ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، ان تمام لڑکیوں میں سے کسے چاہتے ہو، کسے پسند کرتے ہو؟ ایک بات بتا دوں، میں نے تمہیں میریسا اور فونا کو کس کرتے دیکھا ہے۔ ڈینیلیا نے کہا اور میرے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ دل کا بخار نکالنے کو چاہ رہا تھا، لیکن اس اجنبی لڑکی کو کوثر کے راز میں کیسے شریک کروں؟ چند ساتھ الجھن میں رہا، پھر سوچا ضرورت سے زیادہ احتیاط حماقت ہوتی ہے۔ مجھے بھی اپنے طور زندہ رہنے کا حق ہے، اور پھر دل کا بخار نکالنے کے لیے کسی ہمدم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ لڑکی معیاری ہو، نہ بھی ہوئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کچھ جہنم میں جائے، اور میں نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ مس ڈینیلیا، وہ حیثیت دے رہا ہوں جو شاید کسی کو نہ دے پاتا۔ ایسا ہی تنگ نظر، ایسا ہی کوتاہ دل ہوں، لیکن سنو، یہ راز مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، افشا ہو گیا تو قتل کر دوں گا۔ میرے الفاظ میں پوری سنجیدگی تھی جسے ڈینیلیا نے محسوس کیا۔ اس نے پورے اعتماد سے کہا مجھے دل و جان سے منظور ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارا خیال درست ہے، کوثر مجھے دل سے چاہتی ہے۔ خوب، اور تم؟ میری منزل لامحدود ہے، میں اس راستے کا مسافر نہیں ہوں۔ یعنی تم اسے نہیں چاہتے؟ میں نے کہا اس کا احترام کرتا ہوں۔ نواب فیروز الدین فرشتہ صفت انسان ہے، خواہ کوثر انتہائی ٹھوس کردار کی لڑکی ہے، میں دل سے اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن اسے وہ حیثیت نہیں دے سکتا جو وہ چاہتی ہے۔ اوہ، ڈینیلیا آہستہ سے بولی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرے ذہن میں ایک سودا ہے ڈینیلیا، میرے ذہن میں ایک سودا ہے، مجھے بتا دو میری روح۔ میں ان لوگوں کو شکست دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا تھا۔ میں ان لوگوں کے سامنے ایسی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں کہ وہ دنگ رہ جائیں۔ اوہ، ڈینیلیا نے عجیب سے انداز میں کہا، اور پھر وہ کافی دیر تک خاموش رہی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، تو تمہاری منزل عورت نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ کیسے دیوانے ہیں لوگ، کون کسے سمجھ سکتا ہے؟ سب اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے ہیں، جس کی جو حقیقت ہے اسے کوئی نہیں پہچانتا۔ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی، پھر کہنے لگی، لیکن پھر ان مناظر کی کیا حیثیت ہے سرفراز؟ کون سے مناظر؟ میں نے جو دیکھے ہیں۔ اوہ، میریسا وغیرہ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، یقین کرو گی میری بات پر؟ خدا کی طرح، ڈینیلیا نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ سب کچھ کوثر کے لیے تھا۔ کیا مطلب؟ میں خود کو اس کے سامنے ایک بد کردار شخص کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ دیوانی لڑکی ایک دیوار میں داخل ہونا چاہتی ہے، زخمی ہو جائے گی اور کچھ نہ ملے گا۔ تبھی اور سرفراز تم کتنے عظیم ہو، تم کیسے انوکھے ہو، کسی طلسم کی طرح۔ تمہاری شخصیت ایسی سحر تراز ہوگی، مجھے اندازہ نہ تھا۔ لڑکیوں میں تمہارے بارے میں عجیب سی داستانیں مشہور ہیں۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میریسا کا خیال ہے کہ تم کریک ہو، تم خود کو انوکھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ فونا کا خیال ہے کہ تم بے حد بزدل انسان ہو، خاص طور سے عورت کے معاملے میں
तुम उसके कुर्ब की जुर्रत नहीं रखते। ये हकीकत है मिस डेनेलिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास, हकीकत मैं अब समझी हूँ। मुझे कसूरवार समझती हो? हरगिज नहीं, बल्कि बेहद अजीम। तुमने इन अहमक लड़कियों की हिमाकत से कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया, डेनेलिया ने कहा, और मैं खामोश हो गया। मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। फिर मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं खुद को किसी ठोस चट्टान की तरह समझता था डेनेलिया। मैं सोचता था कि मेरे राज मेरे सीने में ही दफन रहेंगे, लेकिन आज ना जाने मुझे क्या हो गया। आज मैंने अपनी शख्सियत तकसीम कर दी है। मुझे इस पर शर्मिंदा न होने देना डेनेलिया। डेनेलिया ने जज्बाती अंदाज में कहा, काश मैं तुम्हारी दोस्ती के म्यार पर पूरी उतरूं। बहरहाल मुझे ये लड़की अच्छे किरदार की मालूम हुई थी, और फिर न जाने क्यों उससे सब कुछ कहकर मेरा वजूद हल्का फुल्का हो गया था और एक अजीब सी फर्क का एहसास हो रहा था। अब चलें डेनेलिया, मैंने कहा। चलो। और फिर हम वहां से उठाए। डेनेलिया अपने ट्रेलर में चली गई और मैं अपने लिए जाए पनाह तलाश करने लगा। दूसरी सुबह सारे इंतजाम किए गए और फिर सफ़र शुरू हो गया। लेकिन 2 घंटे की मुसाफत के बाद फैसला कर लिया गया कि हम रास्ता भूल गए हैं। सहराए आज़म में ये बड़ी ख़तरनाक बात थी, लेकिन हम सब खासे सख्त दिल थे। सफ़र रोक कर आपस में सलाह मशवरे किए गए। अब टोबो वगैरह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। चुनाचे इस मशवरे में खसूसी तौर से उन्हें शरीक किया गया और फिर एक सिमत का तयन करके दोबारा सफ़र शुरू हो गया। वही मामूल, शाम हुई, रात हो गई, लेकिन रास्ता भूल जाने से बददिल कोई नहीं था। रात के हंगामे खूब रहे। कौसर हस्बे मामूल मुझसे दूर थी, लेकिन उसने शायद खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो अब सबसे घुल मिलकर गुफ्तगू करती थी, लड़कियों और लड़कों के साथ रहती थी। दूसरी रात डेनेलिया ने मुझे एक दिलचस्प बात सुनाई। ये कौसर भी अजीब लड़की है। खैरियत, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आज उसने फोना को थप्पड़ मार दिया। बात काफ़ी आगे बढ़ जाती, लेकिन मैकार्ड ने और हैगले ने फोना ही को ठंडा कर दिया। ओहो, बात क्या हुई थी? बारबरा और दूसरी लड़कियां बैठी हुई थी। कौसर भी आ गई। सबसे उसकी सलाम दुआ है जो पहले न थी। बहरहाल न जाने कहाँ से तुम्हारा जिक्र निकल आया। ओह, बहुत खूब। मनीषा कहने लगी कि आखिर नवाब साहब ने तुम्हें रखा हुआ है, तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए। तब फोना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तब कौसर ने संजीदगी से पूछा, तुम्हें उससे क्या शिकायत है फोना? बस वो गंदी तबीयत का इंसान है, हर लड़की की जानिब हरीस कुत्ते की तरह गिरता है। क्या उसने तुमसे भी इज़हार इश्क किया था? कौसर ने पूछा। हाँ, मैं भी महफूज न रही। फिर तुमने क्या जवाब दिया? क्या मैं उस 3rd क्लास इंसान को मुंह लगाती? मुंह तो तुमने लगाया था फोना, लेकिन न जाने क्यों कामयाब न हो सकी, कौसर ने जहरीले लहजे में कहा। बस इसी बात पर बात आगे बढ़ गई और फोना ने खुद अपना भरम तोड़ दिया। उसने कहा कि शायद तुमने कौसर को भी इसी तरह ठुकरा दिया है जिस तरह फोना को। बी कौसर ने उसके थप्पड़ मार दिया। वैसे सरफराज, एक और बात भी है। वो क्या? कौसर ने परसों रात मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। ओह, कैसे अंदाजा हुआ? उसने मेरे ऊपर तंज किया था। क्या? कहने लगी, आजकल डेनेलिया बहुत आगे बढ़ रही है, इसे मोहतात करना जरूरी है। वो मुझे जहरीली निगाहों से देखने लगी है। तुमने क्या जवाब दिया डेनेलिया? मुस्कुराने के अलावा क्या कर सकती थी? मैं खामोश हो गया। डेनेलिया मेरे पास बैठी थी। हम दोनों बिल्कुल करीब करीब थे। ऐसी शक्ल में भी अगर कोई मुझे देख लेता तो शक किए बिना नहीं रह सकता था। बहरहाल मुझे उसकी क्या परवाह हो सकती थी। अलबत्ता एक ख्याल मेरे जहन में आया और मैंने उसके इजहार में भी तकल्लुफ नहीं किया। डेनेलिया, मैं तुम्हें उन दोनों लड़कियों के बारे में बता चुका हूँ। क्या? मेरिसा को बहुत दिन से खपत है। अगर बात सिर्फ रोमानी गुफ्तगू तक की रहती तो ठीक थी, लेकिन वो मर्द और औरत के ताल्लुकात की सारी मनाजिल तय कर लेना चाहती थी। तुमने तो नहीं बताया था सरफराज, लेकिन खुद मेरा यही ख्याल था। डेनेलिया मुस्कुराते बोली। मैंने उनकी पजीराई न की। हाँ, इसीलिए वो तुम्हें औरत के मामले में बुज़दिल गर्दानती है। मेरे जहन में एक और ख्याल है। क्या? कौसर को मुझसे दूर करने में तुम मेरी मदद क्यों ना करो? दोस्त की हैसियत से कोई कहने की बात है सरफराज? क्या मतलब? दोस्त की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज था जिसकी मैं इब्तिदा भी कर चुकी हूँ। ओह, तुम वाकई उम्दा लड़की हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैं ममनूनियत से बोला और डेनेलिया मुस्कुराने लगी। काफ़ी देर तक हम बैठे गुफ्तगू करते रहे और फिर उठ गए। तूफान के बाद की चौथी रात इत्तेफाक से मैं उधर जा निकला जहाँ लड़कियों का गिरोह चहलों में मसरूफ़ था। मरेसिया और फोना को कौसर से सुलह करा दी गई थी। कौसर भी उसी गिरोह में मौजूद थी। मैं न जाने क्यों ट्रेलर के अकब में रुक गया। हालांकि खुद मुझे ये बात माजूब सी लगी थी, लेकिन अब बहुत सी बातें ऐसी कर लेता था जो ज़मीर को गवारा नहीं थी। लड़कियां गुफ्तगू कर रही थीं। ये तो हकीकत है। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इतने उम्दा इंतजामात ना होते तो क्या हम लोग इस भयानक माहौल में जिंदा रह सकते थे? किसी लड़की ने कहा। भाई सच्ची बात यह है कि ये सब कुछ हमारे बस का रोग नहीं है। मैं तो हाथियों के उस तूफान को देखकर मर ही गई थी। हाँ, हाथियों का गौल इस तूफान से ज्यादा खौफनाक था। कमबख्त घटाओं की तरह उमड़ रहे थे। बात फिर घूमकर उसी पर आ जाती है। किस पर? उसी एशियाई शहजादे पर। तुम उससे बहुत मुतासिर मालूम होती हो।
वास्ता जो नहीं पड़ा। ये मरेसिया की आवाज़ थी। ओहो मरेसिया, तुम्हारा तो वास्ता पड़ा है, तुम ही बताओ। मैं तन्हा नहीं हूँ, मिस बारबरा फोना भी उसके शिकार हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ मिस कौसर, अगर आप बुरा ना मनाएं। वो दिमागी मरीज है, बारबरा फोना ने कहा। मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? आप तो उसे अच्छी तरह जानती हैं मिस कौसर, क्या आपने उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं कायम किया? कौसर ने नाक चढ़ाकर कहा, हमारे यहाँ मुलाजमों को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी जाती। आपने किस बिना पर यह दावा किया है मिस फोना? इस सिलसिला में मेरिसा बेहतर तौर पर बताएगी। मेरिसिया प्लीज, क्या तुम फराख दिली से काम लोगी? क्या हर्ज है, और आप लोगों को उसके बारे में आगाह करना मेरा फर्ज है, ताकि कोई और उसे खुद से खेलने का मौका न दे। मेरिसा ने कहा। ओह, उसके बारे में बताओ। तुम मुझसे मुत्तफिक हो ना मेरिसा? फोना ने पूछा। यकीनन, बड़ी ही घिनौनी फितरत का मालिक है। मेरे ख्याल में या तो वो खुद पर बहुत नाजा है, बेहद मगरूर इंसान है, या फिर बकौल फोना के खब्तुल हवास है। लेकिन हुआ क्या? भाई ये बात तो तुम सब जानती हो कि बहरहाल वो बेहद पुरकशिश है। कोई भी लड़की उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। मैं भी उन्हीं में से हूँ। मर मिटी थी उस कमबख्त पर। सच बेहद चाहती थी उससे इजहार कर दिया। उसने पजीराई न की, बददिल हो गई, मायूस हो गई। लेकिन फिर अचानक वो पिघल गया। बड़े प्यार की बातें की उसने और मैं बेकाबू हो गई। तब मैंने उससे वो सब कुछ मांग लिया जो एक औरत की आरजू होती है। लेकिन उस कमीने ने निहायत इकारत से ठुकरा दिया। उसे अपने मशरकी होने पर बड़ा नाज है, लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले में मशरकी बड़े गधे होते हैं, इश्क करते हैं लेकिन। मेरे खुदा, तो तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ हुआ है? फोना हैरत से बोली। क्या मतलब? मेरी कहानी मेरिसा से मुख्तलिफ नहीं है, फोना ने जवाब दिया। गोया वो इजहार इश्क कर सकता है लेकिन जिस्मानी कुर्ब से इज्तनाब करता है। किसी और ने कहा। हाँ, ये क्या बात हुई? इसीलिए तो उसे खब्तुल हवास करार दिया गया है। फिर क्या उसका अचार डालना है? लच्चर कहीं का। सच बताओ ना कौसर, क्या सारे मशरकी ऐसे ही गधे होते हैं? मेरिसिया ने कहा। तो उसने तुम लोगों को ठुकरा दिया? कौसर के लहजे में हैरत थी। बड़ी बदतमीजी से कमीने ने मेरे तो थप्पड़ भी मार दिया, मेरिसा ने फरियादी अंदाज में कहा। और तुम्हें भी? हाँ कौसर, फोना ने बसूरते हुए कहा। अजीब बात है, कौसर आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। लेकिन साहिबो, मुझे भी कुछ कहने की इजाजत है। अचानक डेनेलिया की आवाज उभरी। हाँ हाँ डेनेलिया, आजकल तुम उसके साथ नजर आ रही हो। हाँ, वो मुझे पसंद करता है। वेरी गुड, ठीक है, 2-3 दिन के बाद पूछेंगे। अहमक हो तुम लोग, एक मर्द को हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, वो मशरकी है, झिझकता है, लेकिन अगर कोई उसे सचमुच मुतासिर करे तो वो इतना अहमक भी नहीं है। तुम्हारा क्या तजुर्बा है डेनेलिया? बहुत सी लड़कियों ने इश्तियाक से पूछा। वो अंदर से भी उतना ही पुरकशिश है जितना बाहर से। हाय डेनेलिया, सचमुच? मैं झूठ नहीं बोल रही। वाकई मैंने परसों रात तुम्हें उसके साथ देखा था। ये कौसर की आवाज़ थी। परसों ही क्या, जिस रोज़ से मैंने उसके साथ रक्स किया है, मेरी हर रात उसके वजूद से सजी होती है। मुझे इजाज़त दो, अचानक कौसर बोली। अरे क्यों भाई, वो भी मशरकी है, किसी लड़की ने कहा। खूब होते हैं ये मशरकी अहमक भी, दूसरी लड़कियां हंस पड़ी। मैं अजीब पोजीशन में था। कौसर चली गई थी लेकिन अब मेरी गलीज फितरत पर मोहर लग चुकी थी। डेलेनिया ने सब कुछ मेरे लिए कहा था। मैं नाकर्दा गुनहगार, खुद को सचमुच मुजरिम समझने लगा था। ये जिस कल्चर की लड़कियां थी उसमें ये कोई अनोखी बात नहीं थी। उनके यहाँ कंवारापन बेइज्जती का बायस है, लेकिन मैं कुछ ना होते हुए भी महसूस कर रहा था जैसे मेरा गुनाह पकड़ लिया गया हो। लड़कियां न जाने क्या क्या बकवास करती रहीं, लेकिन मेरा जहन कौसर में उलझा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरी सबसे अजीज शय छिन गई हो। हाँ, पाकीज़गी मुझे अजीज थी, लेकिन अहमक लड़की। तेरी हिमाकत की बिना पर मैं गंदगी का यह गिलाफ अपनी शख्सियत पर चढ़ा रहा था। मेरा उज़्व कराह रहा था और भारी कदमों से मैं अपने सोने की जगह चल पड़ा। 5वें रोज़ टोबो ने रास्ता पा लिया, मगर उसने ऐलान किया कि हमें बहुत तवील सफ़र तय करना पड़ेगा। एक नाकाबिले अबूर पहाड़ी सिलसिला के साथ साथ चलकर हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों को अबूर करना बहुत मुश्किल है। सो हम चलते रहे। कौसर आज मुझे नज़र नहीं आई थी, न जाने कहाँ थी। मैं टोबो वगैरह के साथ था। ये दिलचस्प और मोहब्बत करने वाले अफ्रीकी मुझे न जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुना रहे थे। सफ़र के तवील हो जाने से कोई खुश नहीं था। तूफान और हाथियों के गौल ने 12 दिन पीछे धकेल दिया था। बहरहाल तन ब तकदीर हम लोग करते भी क्या, सफ़र करते रहे। और उसी शाम मैंने एक हैरत अंगेज तमाशा देखा। टोबो और उसके साथियों के साथ मैं भी काम करवा रहा था। काम से फारिग होकर खाने की तैयारियां होने लगी। मैं एक ट्रेलर के करीब खड़ा बुलंदो बाला पहाड़ों को देख रहा था कि मुझे अपने अकब में कदमों की आहट सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा। मकीना को मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन कौसर उसके साथ थी और मकीना निहायत मोहब्बत से उसका हाथ थामे हुए था। कौसर किसी बात पर हंस रही थी। मुझे देखकर दोनों ठिठक गए। फिर कौसर ने खुश्क लहजे में कहा, सरफराज, मेरी और मिस्टर मकीना की चाय इस तरफ पहुंचा देना, हम चट्टान के इस तरफ हैं। बहुत बेहतर कौसर बीवी, मैंने कहा।
ارے نہیں مسٹر सरफराज, कहाँ तकलीफ करेंगे, मकीना ने कहा. मकीना वो मुलाजिम है, कौसर ने कहा और मकीना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई और मैं उसे देखता रह गया. मेरे बदन का रुआं रुआं झंझना गया था. कौसर ऐसी नहीं है, मुझसे इंतकाम लेने के जज्बे ने उसे उसके मेयार से गिरा दिया है. कहीं वो दीवानगी में मौत के दहाने पर न पहुंच जाए, मैंने तशवीश से सोचा. और ये सूरत हाल अच्छी नहीं है. अहमक लड़की, ये क्या खेल शुरू कर दिया, तो शुरू ही से मेरे लिए उलझन बनी हुई है. मैं नवाब फैरोजुद्दीन जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान की इज्जत लुटने नहीं दूंगा, समझी कौसर. मैं तुझे ठीक कर दूंगा. मेरे जहन में आग सुलग रही थी. मैं सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए. फिर मैंने सोचा हालात को कंट्रोल करने में बड़ी समझ बूझ से काम लेना पड़ेगा. अगर कौसर नवाब साहब की नज़रों से गिर गई तो सारी जिंदगी खो बैठेगी और नवाब फैरोजुद्दीन के कह के हमेशा के लिए कब्र में दफन हो जाएंगे. वो जीते जी मर जाएंगे. मैं खामोशी से मुड़ गया और फिर मैं चाय की 2 प्यालियां लेकर चट्टान के अकब में पहुंच गया. मकीना और कौसर किसी बात पर कहका लगाकर हंस रहे थे. मुझे देखते ही कौसर की तेवरियां चढ़ गईं. रख दो, उसने एक पत्थर की तरफ इशारा किया. जी बेहतर, मैंने जवाब दिया और फिर चाय रखकर मैं खड़ा हो गया. क्या बात है, कौसर ने गुर्राकर पूछा. कुछ नहीं कौसर बीबी, दफान हो जाओ, वो झिल्लाए हुए अंदाज में बोली. जी, मैंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया. कौसर मुझे इससे ज्यादा जलील कर लेती मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मकीना के साथ उसे इस अंदाज में देखकर मुझे सख्त तशवीश हो गई थी और मैं एक खामोश सी जगह जाकर इस बारे में सोचने लगा. ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है. ये बात भी दुख की थी. बहरहाल अब उन दोनों पर खसूसी निगाह रखना पड़ेगी. उसी रात नवाब साहब ने मुझे बुलवा भेजा. वो एक ट्रेलर में थे, शतरंज जमा हुआ था. आओ सरफराज, कहाँ दूर दूर रहते हो, बहुत दिन से तुम्हारा खेल नहीं देखा. मैंने कहा आपका हुक्म है तो खेल लूंगा, वरना तबीयत सुस्त है. अरे खैरियत, नवाब साहब चौंक पड़े. जी हाँ, बस यूं ही बदन टूट रहा है. मैं ना खेल सकूंगा डिक्सन, जरा इनके लिए दवा का बंदोबस्त कर दो, ये लड़के लापरवाह होते हैं. नहीं नवाब साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद आ रही है. बकवास मत करो जी तुम. चलो दवा लेनी पड़ेगी. और फिर ज़बरदस्ती दवा लेनी पड़ी. नवाब साहब ने इस बात पर भी सख्त एतराज़ किया था कि मैं इधर उधर सोता फिरता हूँ. बहरहाल मैं उनके ट्रेलर में लेट गया. नवाब साहब मुझे आराम की तायद करके चले गए थे. मैं लेटा हुआ कौसर के बारे में सोच रहा था कि कौसर आ गई. मुझे ट्रेलर में देखकर वो ठिठक गई, फिर आगे बढ़ी. मैं सोने के से अंदाज में लेटा हुआ था. वो खड़ी मुझे घूरती रही, फिर उसने मुझे झंझोड़ डाला और मैंने इस तरह आंखें खोल दी जैसे अभी जाग उठा हूँ. अरे कौसर बीबी, कौसर के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस नींद आ गई थी. अपनी औकात पर रहो, समझे? औकात पर हूँ कौसर बीबी. फिर यहाँ क्यों मर रहे हो? चला जाता हूँ, मैंने कहा. आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा. बहुत बेहतर, मैंने तंजिया अंदाज में कहा और बाहर निकल आया. मुझे हंसी आ रही थी. इंसान कितना खुदगर्ज होता है. अगर मैं उसकी हिमाकत को कबूल कर लेता तो वो मेरे लिए जान देने पर आमादा थी. कैसी नदामत का इजहार किया था उसने अपनी पहली ज्यादतियों पर. मेरी शख्सियत को किस कदर बुलंद कबूल कर लिया था और अब चंद लम्हात में सब कुछ भूल गई. बहरहाल मैं आवारा फिरता रहा और काफ़ी रात गुजर गई. दरअसल मैं नवाब साहब पर अपनी गुमशुदगी का रद्द अमल देखना चाहता था. और फिर शतरंज खत्म हो गई. नवाब साहब ट्रेलर की तरफ जाते नजर आए. मैं बर्क रफ्तारी से ट्रेलर के अकब में पहुंच गया. नवाब साहब अंदर दाखिल हो गए थे. फिर उनकी आवाज़ उभरी, कौसर. जी, कौसर ने जवाब दिया. वो जाग रही थी. सरफराज कहाँ गया? जहन्नुम में, कौसर ने जवाब दिया. नवाब साहब चौंक पड़े. क्या उसे तन्हा मेरे पास रहना चाहिए था? क्यों, क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? आपकी आंखें तो बंद हो चुकी हैं अबू. आपने उसे इस कदर सर चढ़ा रखा है कि बस. वो गया कहाँ? जलील करके निकाल दिया मैंने यहाँ से. कौसर, नवाब साहब गरजे. क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है? हाँ, बिल्कुल ख़राब हो गया है. काश मैं तुझे साथ लाने की हिमाकत ना करता. काश मैं आपके साथ ना आती. कौसर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया. तुम बेहद गुस्ताख हो गई हो कौसर. आपकी लापरवाही ने किया है अबू. क्या कहना चाहती हो? यही कि हर इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा न कर लिया करें. क्या सरफराज ने कोई नाजेबा हरकत की है? नवाब साहब किसी कदर नरम लहजे में बोले. बस मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती. तुम्हें कहना होगा. मुझसे क्या पूछते हैं अबू? जाकर उन लड़कियों से पूछ लें जिनसे वो बैक वक्त इश्क करता रहा है. और मैं आपसे क्या कहूँ अबू, आपने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं. कौसर, नवाब साहब हैरत से बोले. जाइए देख लीजिए, अब भी वो किसी सुनसान गोशे में किसी के साथ होगा. हरगिज़ नहीं कौसर, हरगिज़ नहीं. अगर सरफराज ऐसा है तो फिर खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करूँगा. कौसर मुझे बता, तेरा ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? आने वाला वक्त बहुत जल्द आपको बता देगा, जब प्रोफेसर हेगले, डॉक्टर मेकार्ड और कर्नल डिक्सन आपका गिरबान पकड़े खड़े होंगे. तुम्हें यकीन है कौसर? आप कहें तो आपको भी यकीन दिला दूं, लेकिन बाप बेटी ऐसे मनाजर पर यकजा नहीं हो सकते.
اور اس کے بعد کافی دیر تک دونوں میں سے کسی کی آواز نہیں سنائی دی۔ پھر نواب فیروز الدین ہی کی پھنسی پھنسی آواز سنائی دی، اس نے کبھی تجھ سے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی کوثر؟ رہنے دیجیے ابو، آپ کا دل دکھے گا۔ کوثر، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ افسوس اسے کیا ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں وہ ایسا نہیں تھا، میرا تجربہ دھکا کیوں کھا گیا؟ ہم دھکا کھانے سے پہلے سنبھل گئے ہیں ابو، اسے ساتھ رکھنا سخت خطرناک ہے، نہ جانے کس ناپاک ارادے سے وہ یہاں آیا تھا۔ کہاں؟ ٹریلر میں؟ ہاں۔ او، اسے میں ہی لایا تھا کوثر، وہ تو یہاں نہیں آیا تھا، بیمار تھا کمبخت، میں نے اسے دوا دلوائی اور یہاں سلا گیا تھا۔ مرنے دیں ابو اسے، اور جلد از جلد اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں، کوثر نے کہا، اور اس کے بعد کافی دیر تک دونوں میں سے کسی کی آواز نہیں سنائی دی۔ میرے حلق میں ایک گولا سا اٹھ رہا تھا، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور میرا دل چاہا زوردار کہہ کے لگاؤں تو نواب صاحب بھی گئے۔ ظاہر ہے بیٹی کی باتوں پر کسے یقین نہ آتا۔ پھر میں ایک جیپ میں گھس کر سو گیا، بے فکری کی نیند۔ فکر کس بات کی ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور دوسری صبح میں جان بوجھ کر نواب صاحب کے سامنے آیا، لیکن ان کے رویے میں نمایاں تبدیلی تھی۔ سفر شروع ہو گیا، لیکن بہرحال نواب صاحب نے کوئی فوری کارروائی نہیں کی تھی۔ بہرحال اس دن ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس شام جس جگہ قیام کیا گیا تھا وہ کافی سرسبز تھی۔ ایک چھوٹا سا جھرنا پہاڑ سے گر رہا تھا جس نے ہریالی پیدا کر دی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا، سیاہ فاموں پر آج مستی طاری تھی۔ انہوں نے پھر گانے بجانے کا انتظام کیا تھا، میں بھی ان کے ساتھ بہت سرگرمی سے شریک تھا۔ نوجوان پی رہے تھے، بہت سے بوڑھے بھی ان میں شامل تھے، لیکن نواب صاحب اداس تھے، انہوں نے کسی دلچسپی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تب میں نے کوثر کو مکینہ کے قریب دیکھا، وہ جھک کر اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ کوثر توأن کرہن اٹھ گئی، تاریکی پھیل چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا مکینہ کسی قدر نشے میں تھا۔ اس نے کوثر کا بازو تھام رکھا تھا، لیکن کوثر نے مداخلت نہیں کی۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں چھپ کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ مکینہ کوثر کو کافی دور جھرنے کے عقب میں لے گیا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی ڈھول بجا رہے تھے اور الگ پھاڑ پڑ کر گا رہے تھے۔ بہت سے نوجوان اور لڑکیاں رقص کر رہے تھے، لیکن یہاں ان کی آوازیں کافی مدھم تھیں۔ مکینہ نے گھاس کے ایک ٹکڑے کو منتخب کیا اور کوثر کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا۔ مجھے اس جگہ سے وحشت ہو رہی ہے مسٹر مکینہ، کوثر کی آواز سنائی دی۔ ابھی دور ہو جائے گی ڈارلنگ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ مکینہ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا ہے یہ؟ کوثر نے پوچھا۔ شراب، مکینہ نے جواب دیا اور کوثر نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ارے بیٹھو بیٹھو میری جان، بیٹھو تو صحیح۔ تم یہ میرے لیے لائے ہو؟ کوثر نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہاری آنکھوں کا خمار دو آتشہ ہو جائے گا۔ یہ سیال زندگی ہے، اس کی تھوڑی سی مقدار تمہیں نہ جانے کہاں پہنچا دے گی۔ اس کائنات کی وسعتوں سے دور اس خلا کے ایک ایک راز سے واقف ہو جاؤ گی تم۔ لو پی جاؤ میری جان۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹاؤ اسے، کوثر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اس کی توہین نہ کرو، بڑا گناہ ہے۔ مسٹر مکینہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انسانیت کی حدود میں رہیں گے، کوثر نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ انسانیت کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے۔ ارے خود انسان کی کیا حیثیت ہے؟ بیکار شے، فضول چیز۔ زندگی شراب ہے، شراب زندگی ہے، پیو میری جان اور سب کچھ بھول جاؤ۔ مسٹر مکینہ پلیز ہوش میں رہیں۔ کوثر کے انداز میں اب کسی حد تک خوف شامل ہو گیا تھا۔ دیکھو میری جان، تم نے شراب کی توہین کی ہے، لیکن میں اپنے جذبات کی توہین برداشت نہ کر سکوں گا۔ کمزور انسان ہوں، چھوڑو شراب، آؤ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں۔ کالے لوگ رقص کر رہے ہیں، سرور میں ہیں، آؤ ہم بھی کائنات کے ذرے ذرے کو فراموش کر کے گم ہو جائیں۔ آؤ مجھے جانے دو مکینہ، تم ہوش میں نہیں ہو۔ فضول باتیں مت کرو، آؤ۔ چھوڑو مکینہ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ غلط، اگر آج تمہیں چھوڑ دیا تو تب اچھا نہ ہوگا۔ یہ موسم کی توہین ہے، جذبات کی توہین ہے۔ کوثر نے کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں تیرے جذبات پر، چھوڑ دے مجھے۔ مس کوثر، میں نے خود آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مجھے تمہاری کمینگی کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھا، کوثر بولی۔ اب معلوم ہو ہی گیا ہے تو پوری طرح واقفیت حاصل کر لو۔ مکینہ کا لہجہ بدل گیا اور کوثر گھٹے گھٹے انداز میں چیخ پڑی۔ میرے بدن میں چنگاریاں سلگ اٹھی۔ کوثر بہرحال کچھ بھی ہے، اس کی لڑکی ہے جس نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، اور پھر بذات خود وہ بھی صرف نادان تھی، بری نہ تھی۔ چنانچہ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے دوسری طرف جھانکا تو مکینہ کوثر کو نیچے گرا کر اسے دبوچے ہوئے تھا۔ مکینہ، میں نے سرد لہجے میں اسے پکارا اور مکینہ اچھل پڑا۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور پھر کوثر پرے ہٹ گئی۔ اوہ مسٹر سرفراز، مکینہ نے کہا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ پلیز مسٹر سرفراز، اس وقت ڈسٹرب مت کرو، جاؤ چلے جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ آخر میں اس کا لہجہ خراب ہو گیا۔ کوثر بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر مکینہ واپس آ جاؤ، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم گدھے کے بچے، میں تم سے کہہ رہا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ مکینہ نے گھونسا تان لیا۔ کوثر زہریلے لہجے میں بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم بھی کسی ایسے ہی گوشے میں کسی کے ساتھ چلے جاؤ، کیا آج کوئی نہیں ملی؟
हाँ देखो डार्लिंग, बिला वजह हमारे दरमियान आ गया, मकीना बोला। जाओ भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कौसर के लहजे से शदीद हिजान टपक रहा था। मेरी खोपड़ी भग से उड़ गई, पूरे बदन में पारा भर गया था। मैंने गुर्राते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो मकीना? ओह तुम कुतिया के बच्चे, उसने कहा। यूं नहीं मानोगे। मकीना मेरे ऊपर हमला आवर हो गया। मैंने उसके घोंसे को खाली देकर एक जोरदार मुक्का उसके बाएं गाल पर रसीद कर दिया। मकीना लड़खड़ाया और फिर चित गिर पड़ा। तब मेरे ऊपर जुनून तारी हो गया। मैंने उसकी कमर पर ठोकर रसीद की और वो बिलबिला उठा। फिर मैंने उसका गिरबान पकड़कर उसे उठाया और दूसरे घोंसे पर उसने 2 कलाबाजियां खाईं और फिर नीचे गिर पड़ा। कौसर खामोश खड़ी थी। मेरी कैफियत से अब वो किसी कदर खौफजदा हो गई थी। मकीना बहुत ही कमज़ोर निकला। मेरे 3-4 घोंसों पर हवास छोड़ बैठा। वैसे वो काफ़ी जख्मी हो गया था, उसका गाल फट गया था, होंठ कट गए थे, जिस्म के बहुत से हिस्सों पर चोटें लगी थी। मैंने आखिरी ठोकर उसे रसीद की और फिर कौसर की तरफ मुड़ा। आओ, मेरी आवाज़ में गुर्राहट थी। मैं नहीं जाऊंगी। कौसर अचानक बिफर गई। यहाँ क्या करोगी? इसके होश में आने का इंतजार करूंगी। नहीं कौसर, जज्बात के हाथों इस हद तक पहुंच जाना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा जाती मामला है, कौसर फुनकारी। नहीं कौसर, ये मेरे मालिक की इज्जत का मामला है। वो कहने लगी, तुम बेगैरत हो, उसी इज्जत की बात कर रहे हो जिसे तुम लूटने पर तुले हुए थे। मेरी मर्जी, मैं जिसे पसंद करूंगी। ये होश में आएगा तो मैं खुद को इसके हवाले कर दूंगी। और अचानक मेरा हाथ घूम गया। वो जोरदार थप्पड़ मारा था कि बी कौसर के गाल पर के जिंदगी भर याद रखा होगा। कौसर एक तरफ जा पड़ी थी। मैं झुका और मैंने उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। फेरोजुद्दीन की इज्जत ऐसे नहीं बर्बाद होगी, समझी? मेरी गुर्राहट बहुत खौफनाक थी। किसी मासूम बच्ची की तरह सहम कर वो रोने लगी। चलो, मैंने उसे धक्का दिया और वो खामोशी से चल पड़ी। इस तरफ से घूमकर अपने ट्रेलर में पहुंच जाओ, मैंने कहा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, समझे? अब मेरी भी यही जिद है, वो रोते हुए बोली। ये बात है कौसर, तो मैं मकीना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैंने गुर्राते हुए कहा। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, जाओ। मैं गुर्राया और वो ट्रेलर की तरफ दौड़ गई। मेरा जहनी हिजान उरूज पर था। मैं कौसर को अच्छी तरह जानता था। वो खराब नहीं थी, लेकिन बेहद जिद्दी थी और इस जिद में वो सब कुछ कर सकती। चुनाचे मुझे अब कोई हल सोचना ही था। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाएं सब लोग। इन लोगों ने मुझे महदूद कर दिया था। मैं इनके दरमियान रहकर उलझ गया था। अब मुझे उनके दरमियान से निकल ही जाना चाहिए था। नवाब साहब की शराफत ने मुझे आज तक रोके रखा था और बहरहाल यहाँ तक आने के लिए मैं उनका एहसानमंद भी था। इसके अलावा और क्या था? आवारा भटक रहा था। सोचें रूज पर थी कि डेनेलिया मिल गई। और सरफराज डियर कहाँ थे? इतनी देर से तलाश कर रही हूँ। डेनेलिया? मैंने एक गहरी सांस ली। बहुत फिक्रमंद हो? हाँ डेनेलिया। मुझे नहीं बताओगे? आओ, तुम एक हमदर्द लड़की हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। और मैं डेनेलिया को लेकर एक सुनसान हिस्से में पहुंच गया। हम दोनों पत्थरों पर बैठ गए थे। बताओ डियर, आज तुम कुछ परेशान हो? बात ही ऐसी है डेनेलिया। और फिर मैंने डेनेलिया को शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बता दी। डेनेलिया भी गहरी सोच में डूब गई थी। मामला वाकई सीरियस है डार्लिंग, वो पुरख्याल अंदाज में बोली। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, बस कौसर रुसवा हो जाएगी। डेनेलिया ने पुरख्याल अंदाज में बोली। और मकीना बहरहाल अपने जख्मी होने की वजह बताएगा। हाँ, तब फिर हम एक काम करते हैं डार्लिंग। क्या? मेरे साथ तामुन करोगे? क्या प्रोग्राम है डेनेलिया? वादा करो, मना तो नहीं करोगे? नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर एतमाद है, मैंने कहा और डेनेलिया खड़ी हो गई। उसने अचानक अपने बाल बिखरा लिए, कपड़े फाड़ लिए और मैं हैरान रह गया। डेनेलिया ने अपने ही नाखूनों से अपने बदन पर कुछ खराशें लगा ली थी और फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। अब हम मैकार्ड के पास चलेंगे। मैं उसे बताऊंगी कि मकीना ने शराब के नशे में डूबकर मेरे ऊपर दस्त दराजी की। वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था कि अगर मिस्टर सरफराज ऐन वक्त पर मुझे न बचा लेते तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करता। और मैं दंग रह गया। ये सफ़ेद लड़की तो बेहद इसार पसंद थी। मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता कौसर की इज्जत महफूज रहेगी, डेनेलिया ने कहा। डेनेलिया तुम मैं शिद्दत जज्बात से भराई हुई आवाज़ में बोला। अरे यार, दोस्त कहा है तो दोस्ती निभानी ही है, आओ, उसने बेतकल्लुफी से कहा और मेरा बाजू पकड़कर चल पड़ी। डेनेलिया की तरकीब बहुत अच्छी थी, लेकिन ये लड़की इतनी अजीम होगी मैंने सोचा भी न था। उसने मेरे साथ जो ताउन किया था मैं उसका बेहद शुक्रगुजार था। और फिर मैकार्ड, कर्नल डिक्सन और प्रोफेसर हेगले के सामने डेनेलिया का ड्रामा ज़बरदस्त था। उसने रो रो कर अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाई और सब शदीद गुस्से में आ गए। कहाँ है मकीना? हेगले ने पूछा। बेहोश पड़ा है मनूस। मिस्टर सरफराज ने उसके दिमाग ठिकाने लगा दिए और फिर सब के सब गुस्से में भरे हुए मेरे और डेनेलिया के साथ उस मकाम की तरफ चल पड़े जहां मकीना बेहोश पड़ा था। मकीना की हालत देखकर उनका गुस्सा तशवीश में बदल गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बहरहाल सब ने मिलकर उसे उठाया और कैंप में ले आए। ड्रेसिंग वगैरह कर दी गई। बात छुप न सकी और मकीना के साथी भी आ गए। ये भी चंद सर फिरे नौजवान थे। ये हमारा आपस का मामला था।
मिस्टर सरफराज को इसमें मुदाखलत की क्या जरूरत थी? एक नौजवान ने कहा। किसी की इज्जत पर बनी थी और ये आपस का मामला है, क्यों? डॉक्टर मैकार्ड ने कहा। मकेना के लिए सजा जरूरी थी। लेकिन सजा देने वाला सरफराज कौन है? क्राउड ने कहा। इसी ने डेनिलिया की इज्जत बचाई थी। रोक देना काफी था, उसे जख्मी क्यों किया गया? मैंने उस पर एहसान किया है, वरना उसे कत्ल कर देना भी जरूरी था, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। कान खुलकर सुन लो सब लोग, अगर मकीना को कुछ हो गया तो अच्छा ना होगा। और कान खोलकर सुन लो तुम सब भी, अगर कैंप में आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो हरकत करने वाले को सजा मौत होगी, मैंने कहा। देख लेंगे हम भी, उन्होंने कहा और फिर वो बेहोश मकीना को अपने साथ ले गए। सूरत हाल दुरुस्त नहीं थी। तमाम जिम्मेदार अफराद सर जोड़कर बैठ गए। उनमें नवाब साहब भी शामिल थे। उन्हें खास तौर से बुलाया गया था। नवाब साहब ने पहली बार खुश्क लहजे में मुझे मुखातिब किया, लेकिन तुम वहां क्या करने गए थे? मैंने चौंक कर नवाब साहब की शक्ल देखी। क्या मुझसे गलती हुई नवाब साहब? मुझे इस बात का जवाब दो, तुम डेलिया के ताकुब में वहां क्यों गए थे? मैं किसी के ताकुब में नहीं गया था नवाब साहब, इत्तफाक से उधर जा निकला था, मैंने जवाब दिया। मुझे इस बात से इख्तलाफ है मैकार्ड। क्या मतलब? मैकार्ड हैरत से बोला। यह रकाबत का मामला भी हो सकता है। लेकिन लड़की ने यही बताया फिरोजुद्दीन, मैकार्ड बोला। तब भी सजा देने का हक सरफराज को ना था। मैंने उसे सजा नहीं दी, सिर्फ उसे बचाया है नवाब साहब। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, नवाब साहब सर्द लहजे में बोले, और मैं खामोश हो गया। बहरहाल फिर मैं वहां से चला आया। अब मैं संजीदगी से सोच रहा था कि इन लोगों को छोड़ दूं, यहाँ की फजा भी खराब हो गई है, और बहरहाल मुझे उनसे अलहदा होना ही था। दूसरी सुबह भी माहौल कशीदा था। कौसर अपने ट्रेलर से निकली ही नहीं थी। मैं जानता था कि हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पिस्तौल के चैम्बर भरकर अपने लिबास में छुपा लिया था। सफ़र की आज तैयारियां नहीं हुई। मकीना की हालत ठीक नहीं थी। उसे होश आ गया था, लेकिन अभी उसने किसी से बात नहीं की थी। 10 बजे सब लोग जमा हो गए। मकीना को एक कैनवस स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले आया गया। उसके साथी जोश में भरे हुए थे। बाहर निकलते ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। सरफराज को बाहर लाओ, सरफराज को बाहर लाओ। सारे लोग एक जगह जमा हो गए। उनमें लड़कियां नहीं थी, बाकी तमाम मर्द मौजूद थे। मैंने गुर्राते हुए कहा, मैं कहीं नहीं गया हूं, यहां मौजूद हूं। टोबो और उसके साथी गर्दनें उठा उठाकर देखने लगे। वो हस्बे मामूल अपने कामों में मसरूफ थे। तुम्हारी तबीयत कैसी है मकीना? डॉक्टर मैकार्ड ने पूछा। ठीक हूं, मकीना खूनी निगाहों से मुझे देखते हुए बोला। वो सहारा लेकर उठ गया था। तुमने इतनी शराब क्यों पी के होश में न रहो? मकीना बोला, मैं होश में था। इसका मतलब है कि तुमने जानबूझकर डेनिलिया पर दस्तराजी की, मैकार्ड ने कहा। डेनिलिया? मकीना हैरत से बोला। हाँ, उसने इल्जाम लगाया है कि तुमने रात को उस पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की। ओह, लेकिन वो डेनिलिया नहीं थी, मकीना बोला। क्या मतलब? तो ये ड्रामा खेला गया है, मकीना ने नफरत ज़दा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और मेरा हाथ जेब के जानिब रेंग गया। ये ठीक है कि मैंने अपनी महबूबा से उसकी आगोश तलब की थी, लेकिन वो डेनिलिया नहीं बल्कि। और मेरे पिस्तौल से फायर हुआ। गोली मकीना के हलक में दाखिल होकर गुद्दी से निकल गई। तमाम लोग लरस गए थे। दूसरा और फिर तीसरा फायर हुआ, जिसमें से एक गोली मकीना के सर में लगी थी और दूसरी दिल के मकाम पर। मकीना का तड़पता हुआ जिस्म स्ट्रेचर से नीचे आ गिरा। पकड़ो, मारो, खूनी है कातिल, कत्ल हो गया। सहमे हुए लोग चीखे। खबरदार, किसी ने हिलने की कोशिश की तो उसे गोली मार दूंगा। मैं पीछे हट गया। ओह, पिस्तौल फेंक दो सुअर के बच्चे, जलील कमीने। नवाब साहब मेरे ऊपर दौड़ पड़े, लेकिन मैं कुछ और पीछे हट गया। मैं इस वक्त किसी के साथ रियायत नहीं कर सकूंगा नवाब साहब, मैंने खौफनाक अंदाज में कहा। तो मार दे, मुझे गोली मार दे, मैं ही तुझे लाया था। और अचानक मकीना के साथी मेरे ऊपर झपटे। मैंने पिस्तौल से एक और फायर कर दिया और गोली मकीना के एक साथी की टांग में लगी। बस खेल खत्म कर दो। अचानक टोबो की खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी और सब चौंक पड़े। टोबो और उसके साथी राइफलें ताने हुए खड़े थे, और फिर उनमें से एक ने क्राउड के शाने पर राइफल का दस्ता मारकर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। अगर किसी ने मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भून कर रख दिया जाएगा, टोबो बोला। टोबो, कर्नल डिकिंसन गुराया। टोबो ने कहा, हम सिर्फ किराए के आदमी हैं कर्नल, किसी के गुलाम नहीं, हम मास्टर के साथ हैं। पीछे हट जाओ सब लोग, वरना साहब की लाशें यहाँ पड़ी होंगी। टोबो का अंदाज ऐसा ही था कि जो कह रहा है कर दिखाएगा। टोबो की इस भरपूर मदाखलत पर मैं भी दंग रह गया था। लेकिन टोबो, इसने, कर्नल डिक्सन ने कहना चाहा। पहले तुम सब सिमट कर एक जगह जमा हो जाओ, इसके बाद बात करूंगा, टोबो ने कहा, और स्याह पहाड़ से सब खौफजदा हो गए। यहां तक कि नवाब साहब भी दूसरे लोगों के साथ जा खड़े हुए। हाँ, अब कहो क्या कहना चाहते हो? इसने मकीना को कत्ल कर दिया है, मैकार्ड बोला। यही मुनासिब होगा, टोबो लापरवाही से बोला। लेकिन सुनो, तुम सबसे ज्यादा मास्टर को मैं जानता हूं। तुम सब अंधे हो। इन्होंने जो कुछ किया है वो जरूरी होगा। तुम सब गधे हो। मास्टर,
یہ جگہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں، ہم ابھی ان سب کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے ٹوبو، اپنے دو ساتھیوں سے کہو جیپ تیار کر لیں، اپنے حصے کی ساری چیزیں اس میں بھر لیں، ہم چلیں گے۔ اوکے چیف، ٹوبو نے کہا۔ پھر اس کے دو ساتھی اور وہ خود سب کو کور کیے کھڑے رہے اور باقی دو ساتھی جیپ تیار کرنے لگے۔ نواب صاحب کہنے لگے، تیرے بارے میں نے شدید دھوکہ کھایا ہے، کاش میں تجھے پہچان سکتا۔ میں نے کہا، ہاں نواب صاحب، کاش آپ مجھے پہچان سکتے۔ میں تم سب سے شرمندہ ہوں دوستو، تم اس کا بدلہ مجھ سے لے سکتے ہو، نواب صاحب دوسروں سے بولے۔ کسی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ٹوبو کے ساتھیوں نے جیپ تیار کر لی، ضرورت کا ہر سامان لے لیا گیا اور پھر وہ جیپ ہمارے پاس لے آئے اور ہم رائفلوں سے انہیں کور کیے کیے جیپ میں آ بیٹھے۔ خدا حافظ نواب صاحب، زندگی کے کسی دور میں حقیقت معلوم ہو جائے تو خلوص دل سے مجھے معاف کر دینا، میں نے کہا، اور وہ ٹوبو کے ساتھی نے جیپ آگے بڑھا دی۔ رائفلوں کی پہنچ سے نکلتے ہی مکینہ کے دوسرے ساتھی دوسری جیپ کی طرف دوڑے۔ ہم کافی آگے نکل چکے تھے، لیکن بہرحال جیپ سٹارٹ کر کے وہ ہمارے پیچھے چل پڑے، لیکن ٹوبو اور اس کے ساتھی مسکرا رہے تھے اور پھر انہوں نے رائفلوں سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور تعاقب کرنے والے جوشیلے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پچھلی جیپ رک گئی تھی۔ میں اب بھی ساکت تھا، میرا دل رو رہا تھا، جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میں نواب صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بہرحال اب گنجائش نہیں رہی تھی، اور یوں اچانک میری زندگی کا تیسرا سفر شروع ہو گیا تھا۔ کس کس کو چھوڑنے کا غم کرتا، اپنے ہی چھوٹ گئے تھے، سارا گھر بار، بھائی بہن، سب کچھ چھوٹ گیا تھا، پھر نواب صاحب کا گھرانہ اور دوسرے۔ زندگی یہی ہے، ہر احساس، ہر غم کو فنا کر دینا ضروری ہے، ورنہ وہ زندگی کو چاٹ جاتے ہیں۔ ٹوبو کا ساتھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر کافی دور نکل آنے کے بعد ٹوبو نے پوچھا، ہوا کیا تھا ماسٹر؟ میں نے کہا، تم نے کوئی اندازہ نہیں لگایا؟ نہیں، سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ پھر تم نے صورتحال کا اندازہ کیسے کیا؟ جب تم نے فائر کیا ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور چونکہ ایک طرف تم تھے اس لیے ہم رائفلیں نکال لائے۔ تو تمہیں کچھ نہیں معلوم ٹوبو؟ بالکل نہیں ماسٹر۔ پھر تم نے میرا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ تم ہم میں سے تھے۔ اوہ ٹوبو، میں اس قابل تو نہیں ہوں، تم جو بھی ہو، بس سیاہ نسل سے نہیں ہو۔ کاش تمہاری جلد بھی سیاہ ہوتی، نہ جانے تمہاری سفید چمڑی کے نیچے ہمارے جیسا سادہ دل کہاں سے آ گیا۔ میرے دل کے بارے میں تم کیا جانو ٹوبو؟ اندر کی آوازوں کو دبانا بہت مشکل ہے ماسٹر، اور اندر کی آواز سچی ہوتی ہے۔ ہمارے دلوں نے تمہیں اپنا مان لیا ہے، بس اس کے بعد اور کیا گنجائش ہے؟ ہم جانتے ہیں جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے۔ اس بدبخت نے ایک لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی اور تم نے اسے مارا۔ ہاں، کیا برا کیا تھا، لیکن دوسرے لوگ اسی کی طرفداری کر رہے تھے۔ ہاں، تب تو غلطی ہوئی ماسٹر، ان میں سے 2-4 کو اور مارنا چاہیے تھا، ٹوبو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ سفید چمڑی والے تو ہوتے ہی بے غیرت ہیں، مگر ماسٹر تمہارے ساتھی کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، وہ حقیقت سے لا علم تھے۔ اوہ، یہ بات ہے، تبھی تو میں نے کہا۔ بہرحال چھوڑو ماسٹر، پرواہ کس بات کی ہے، ہم ان سے علیحدہ رہ کر کام کریں گے۔ میں نے کہا، دوسروں کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا ساتھی نیک ہے، تم کہو تو اسے رات کو اغوا کر لیں گے۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، جو کھو گیا اسے بھول جاؤ۔ گڈ، اور یہی ہمارا فلسفہ ہے ماسٹر۔ ٹھیک ہے ٹوبو، اب بتاؤ آئندہ کیا کیا جائے؟ ہم نیتکا چلیں گے ماسٹر، جہنم میں جانے دو ان سب کو، ہم ہیرے حاصل کریں گے اور پھر واپس چلیں گے۔ اوکے ٹوبو، میں نے بھی خوش دلی سے کہا، اور پھر ہمارا سفر جاری ہو گیا۔ یہ سیاہ چہرے والے واقعی عظیم تھے۔ یوں ہمیں پہلی رات ایک مخصوص حصے میں گزارنی پڑی۔ ٹوبو نے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے، کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا اور پھر رات کو ہم جیپ میں ہی لیٹ گئے۔ ہم کل پہاڑی دیوار پار کر لیں گے ماسٹر، اس کے بعد ندی کے کنارے کنارے نیتکا کا سفر کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹوبو، اور ہاں، کیا تم نے پیٹرول بھی رکھا ہے؟ فکر مت کرو ماسٹر، تمہارے ٹوبو نے سارے انتظامات مکمل کیے ہیں، اور پھر ہم ایسے کمزور تو نہیں کہ کسی جگہ مار کھا جائیں۔ تم عظیم ہو میری جان، میں نے کہا۔ نہیں ماسٹر، تم عظیم ہو جس نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے، ٹوبو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہم سونے لیٹ گئے۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی جلدی سو گئے، لیکن مجھے کافی رات گئے تک نیند نہیں آئی تھی۔ دوسری صبح کافی خوشگوار تھی۔ ابتدائی 2 گھنٹے ہتھیاروں کی مشق میں صرف ہوں گے ماسٹر، اس کے بعد ہم سفر کریں گے۔ اوکے، میں نے کہا۔ پھر ہم نے ہلکا سا ناشتہ کیا اور اس کے بعد ٹوبو کلہاڑیاں لے کر میدان میں آ گیا۔ اس نے بڑی مہارت سے مجھے کلہاڑی چلانا سکھائی اور 2 گھنٹے تک ہم نے خوب مشق کی۔ خوشی کی بات یہ ہے ماسٹر کہ جو کچھ تمہیں بتایا جاتا ہے تمہارے ہاتھوں پر نقش ہو جاتا ہے۔ شکریہ ٹوبو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد ہم نے بقیہ ناشتہ کیا اور پھر روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اب آزاد تھے، اس لیے جیپ کی رفتار بھی کافی تیز رہی، اور پھر شام ہوتے ہوتے ہم نے پہاڑی کا آخری سرا چھوڑ دیا۔ پہاڑ سے ہم دوسری طرف گھوم گئے تھے۔ ٹوبو نے ایک راستے کا انتخاب کیا اور ہم اس پر چل پڑے۔ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہم سفر کرتے رہے اور پھر شام کے جھٹپٹے میں ہم ایک کرال نظر آیا۔ وہ شاید فرزان امریکہ کرال ہے، میں نے کہا۔ یہ کون ہے ماسٹر؟ ان کا دوست اور شاید ان لوگوں کا رہبر بھی۔ اوہ، تو کیا خیال ہے ماسٹر،
क्या मतलब, उनका ये रास्ता बंद कर दिया जाए? इसकी क्या जरूरत है टोबो? तुम नहीं पसंद करते, ठीक है, टोबो ने कहा। तुम बड़े इंसान हो टोबो, बेहद ताउन पसंद। तुमने इस बारे में भी तफसील नहीं पूछी। ये बात नहीं है मास्टर, बात दरअसल भरोसे और एतमाद की है। तुम बहादुर हो और बहादुर हमेशा काबिल एतमाद है। हम आंखें बंद करके तुम्हारी बात मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ठीक ही होगी। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है और हमें तुम्हारी दोस्ती पर। बताओ वो कौन था? जब दरख्त जड़ से उखड़ रहे थे तो उसने हमारे ट्रेलर तक का सफर किया था। किसी की इतनी हिम्मत? खैर, ये तुम्हारी मोहब्बत है। बहरहाल मुझे उन लोगों से ऐसा शदीद इख्तिलाफ नहीं है। अगर वो भी नीतिका पहुंचकर कुछ हासिल कर लेते हैं तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है मास्टर। और फिर अफ्रीका तो हीरों की दुनिया है। जाने यहाँ से कितने क्या कुछ ले जा चुके हैं और न जाने कितने ले जाते रहेंगे। यहाँ के पहाड़ तो सीनों में खजाने ही खजाने रखते हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि फरजान आमरी से मिला जाए या नहीं। जो बेहतर समझो मास्टर, हमारा उससे मिलना बेसूद है। बस नीतिका की तरफ चल पड़ो। ओके लॉर्ड, टोबो ने कहा और फिर उसने जीप दरियाए नीतिका के किनारे ला खड़ी की। क्या ख्याल है चीफ, रात की क़यामगाह ठीक रहेगी? बिल्कुल, मैंने कहा और हमने दरिया के किनारे क़याम कर दिया। रात हो चुकी थी। मेरा सीना तो ख्यालात का मखजन था। सारी ज़रूरियात से फारिग होकर मैं दरिया के किनारे आ बैठा। यही वो जगह थी जहाँ फरजान आमरी की कहानी शुरू हुई थी। वो कहानी जो मुझसे मिलती जुलती थी, लेकिन उसका अंजाम तो बहुत भयानक हुआ था। न जाने क्यों मेरे जहन को एहसास था कि मेरी कहानी भी कहीं फरजान आमरी से ना जा मिले। लेकिन ये तब्दीली, मेरी कहानी तो यहाँ से बदल गई। तब मेरी निगाह दरिया की तह में किसी मुतहरिक रोशन चीज़ पर पड़ी। उससे गहरी नीली रोशनी फूट रही थी और शय बहाव के साथ रेंग रही थी। ये क्या है, मैंने सोचा, और उसी वक्त टोबो मेरे पास आ गया। क्या हो रहा है मास्टर? उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। ये क्या है टोबो? देखो। ओह, हीरा है मास्टर, फेरोज़ा। तुम इसकी चमक पर खुद गौर कर लो। वो देखो, वो शायद याकूत है। उसने एक चिंगारी की तरफ इशारा किया और मैं सकते में रह गया। ये हीरे हैं टोबो? हाँ मास्टर, रात की तारीकी में दरिया में सफ़र करने वाले रोशनी की लकीर खींचते चले जाते हैं। वो देखो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अलमास है। तो आओ उन्हें पकड़े, मैंने कहा। नहीं मास्टर, इन नन्ही किरणों से कहाँ बोझल होते फिरोगे। सब्र करो, आगे बहुत कुछ मिलेगा। और मैं टोबो की शक्ल देखने लगा। फिर मुझे अपनी बेसब्री पर ही हंसी आ गई। सॉरी टोबो, लेकिन बहरहाल हीरे ऐसी ही कशिश रखते हैं। हाँ मास्टर, इन चमकदार पत्थरों के सैर से मैं पहले वाकिफ नहीं था, लेकिन तुम्हारी दुनिया में जाने के बाद अंदाजा हुआ कि ये किस कदर पुरसहर होते हैं। टोबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आओ टोबो, दरिया के किनारे दूर तक सफ़र करें। पत्थरों का ये सफ़र बड़ा दिलकश है। आओ मास्टर, अफ्रीका ऐसे हसीन मनाज़र से भरा पड़ा है। यहाँ खौफनाक तूफान भी हैं, वो आदमखोर दरख्त भी हैं जिनकी शाखें इंसानी खून की तलाश में रहती हैं, और सोने के पहाड़ भी। टोबो ने कहा और मैं खामोशी से उसके साथ चलता रहा। रोशनियों का सफ़र जारी था। लुढ़कते हुए पत्थर चमकते हुए दूर तक नजर आते और फिर गुम हो जाते। मास्टर, टोबो ने अजीब से लहजे में कहा। तुम इन पत्थरों की चमक से बहुत मुतासिर हो ना? हाँ टोबो, तुम्हारी दुनिया में इनकी हैसियत से इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे बताओ ये किस काम आते हैं? जिस्मों की जीनत बनाने के अलावा भी कोई काम इनसे लिया जा सकता है? इन्हें तो हथियार के तौर पर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तुम्हारी दुनिया के लोग इन पत्थरों की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, अपने जैसों को जो उनसे कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मुसीबत पड़ने पर मेरी मदद कर सकते हो, मगर ये पत्थर, ये तो किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ ठीक है टोबो, लेकिन बहरहाल इन्हें लोग पूजते हैं। पत्थरों के पुजारी खुद सनम तराशते हैं और खुद उनकी पूजा करते हैं। यही है मजहब दुनिया। इससे तो हम वैसी जंगली लोग अच्छे हैं जो कम से कम इनके लिए जंग नहीं करते। इन पत्थरों को तुमने ये अहमियत दी है, तुमने इन्हें हीरा कहा। क्या इनकी हैसियत सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी से ज्यादा है? इंसान ने अपनी ज़रूरतों को नाम दिए हैं टोबो, बहरहाल ये हमारे लिए हैसियत रखते हैं। मैं इनके हसूल में तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा मास्टर, तुम इनकी परवाह मत करो। मुझे अपनी आन के लिए इनकी ज़रूरत है टोबो। तुम्हारी आन हमारा ईमान है मास्टर। आओ वापस चलें। कल हम दरिया के किनारे किनारे सफ़र करना है, और ज़रूरी नहीं है कि हम सीधे नीतिका ही चलेंगे। क्या मतलब? हमें सिर्फ हीरों की तलाश है, ऐसे हीरे जिनकी मिसाल मुश्किल से मिले। हमें हीरे मिल जाएंगे तो हम वापसी का सफ़र शुरू कर देंगे। टोबो ने कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। मैं उसके ख्याल से मुत्तफिक था, और ये ठीक भी था। नीतिका से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो सिर्फ हीरे हासिल करना चाहता था, हीरे जहां भी मिले। नीतिका जाना ही क्या ज़रूरी था? चुनाचे मैंने टोबो से पूरा इत्तेफाक किया और हम वापस जीप के करीब आ गए, जो हमारा कैंप भी था। टोबो मेरे करीब ही आराम करने लेट गया था। वो खामोशी से चांद को तक रहा था और इस तरह खामोशी से वक्त गुजरने लगा। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी, और जब चांदनी हो, खामोशी हो, तो जहन माजी तलाश करने लगता है। कैसी अनोखी ज़िंदगी थी मेरी भी। मैंने ज़िंदगी में तजर्बात को खुद पर मुसल्लत नहीं किया था। मुझे दुनिया को गहरी निगाहों से देखने में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन हालात खुद ब खुद मुझे इम्तिहानात की दुनिया में घसीट लाए थे। और अजीब थी ये दुनिया भी, कैसी अनोखी थी ये दुनिया।
وہ ہوتا تھا جو ذہن کے کسی گوشے میں نہ ہوتا, وہ سامنے آتا جس کا تصور بھی نہ ہوتا. کتنے کنارے تھے میری زندگی کے, گھر کا ماحول, بھائی, زلیخا جو بیچاری خواہ مخواہ ہدف بن گئی تھی, اور پھر میرا دوست, اس کی بیوی جنہوں نے میری مدد کی تھی, پھر فرشتہ صفت رشید الدین احمد, افشاں اور کہکشاں, کوثر اور نواب فیروز الدین, اور ایسے ہی بہت سے کنارے. اور اب نہ جانے قدم کون کون سی منزل کی طرف اٹھ رہے ہیں. ذہن خیالات کی چکی میں پسا جا رہا تھا. خیالات تھے کہ امڑتے ہی چلے آ رہے تھے. تبھی ٹوبو کی آواز سنائی دی, ماسٹر, اور میں چونک پڑا. ٹوبو کی مداخلت اس وقت خوشگوار تھی کیونکہ پریشان کرنے والے خیالات میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے. میں نے اس کی طرف دیکھا اور ٹوبو مسکرا دیا. کیا ہے ٹوبو, میں نے کہا. نیند نہیں آ رہی ماسٹر, ٹوبو نے پر محبت انداز میں کہا. ہاں ٹوبو, میں نے گہری سانس لی. ہم کیسے بے بس ہیں ماسٹر, ہماری آنکھیں ہماری مرضی سے بند نہیں ہوتی. ہم خود کو سکون دینے میں کس قدر ناکام ہیں. دماغ پر اپنا بس کیوں نہیں ہوتا ماسٹر. اور ٹوبو کے اس سوال پر میں مسکرا دیا. تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی ٹوبو. نہیں آ رہی ماسٹر. کیوں؟ بس نہ جانے دماغ میں کون کون سے خیالات آ رہے ہیں. مثلاً ٹوبو. بس یوں ہی ماسٹر, میری زندگی بھی بہت عجیب رہی ہے. ہاں ٹوبو, زندگی میں بے شمار واقعات خود بخود گھس آتے ہیں. ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ ہم پر نہ جانے کہاں سے آ کر مسلط ہو جاتے ہیں. تمہارا خیال درست ہے ماسٹر. بہرحال چھوڑو ان باتوں کو. میرے خیال میں تو زندگی صرف دن رات گزارنے کا نام نہیں ہے. اگر دن رات سادگی سے گزر جائیں تو زندگی دوبر ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے حادثے ہی زندگی کی دلچسپی برقرار رکھنے میں معاون ہوتے ہیں. ہماری سوچ ہی تو ہمیں زندہ رکھتی ہے. ہاں ٹوبو, یہی سوچیں تنہائیوں کی ساتھی ہوتی ہیں, اور اگر تنہائیوں میں یہ بھی نہ ہو تو زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے. لیکن میرا نظریہ کچھ اور ہے ماسٹر. وہ کیا ٹوبو؟ ماضی کی وہ یادیں جو ہمارا سکون لوٹتی ہیں ہماری دشمن ہوتی ہیں. کیوں نہ ہم بھی انہیں دشمن تصور کر کے ان سے دشمنی کا سلوک کریں. ذہن کے کسی گوشے میں قدم رکھیں تو ہم انہیں دور جھٹک دیں. جو کھو گیا ہے ماسٹر, اسے اپنی زندگی سے خارج کر دیں اور نئی چیزوں کے حصول کے لیے سرگردہ ہو جائیں. ہاں, وہ جسے پانے کی آرزو دل میں ہو, عمل کی راہوں سے گزر کر اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. ٹوبو کے فلسفیانہ دلائل میرے لیے سخت حیرت انگیز تھے. میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا. میں نے غلط کہا ماسٹر, ٹوبو نے پوچھا. نہیں ٹوبو, تمہارا فلسفہ مجھے بہت پسند آیا ہے. شکریہ ماسٹر, لیکن میری ایک درخواست بھی ہے. وہ کیا ٹوبو؟ آج سے اداسیوں کو دور جھٹک دو. ماضی کا ایک ایک نقش ذہن سے مٹا دو. ایک نئے انسان بن کر جنگل کی زندگی سے لطف اٹھاؤ. اپنا مقصد حاصل کرو. خیالات کا بوجھ انسان کی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اس بوجھ کو ذہن سے اتار پھینکو. مجھے ٹوبو کی تجویز پسند آئی. کیا تمہیں میری رائے سے اختلاف ہے ماسٹر؟ نہیں ٹوبو. تو پھر آج سے اس زندگی کو اپنا لو. اپنا لیا, میں نے کہا, اور ٹوبو چھلانگ مار کر اٹھ بیٹھا. ہررا, اس نے ایک وحشیانہ انداز میں کہا, اور پھر وہ بے تکے انداز میں اچھلنے کودنے لگا. ساتھ ہی کچھ گا بھی رہا تھا. یقیناً بے وقت کی راگنی تھی, لیکن ہنسی تو مجھے اس کے ساتھیوں پر آئی جو گہری نیند سو رہے تھے. گھبرا کر اٹھے اور پھر اسی گھبرائے ہوئے انداز میں ٹوبو کے ساتھ اچھلنے کودنے لگے, جیسے یہ اچھل کود بہت بڑا فریضہ ہو. مجھے زور کی ہنسی آ گئی. میں نے ان اچھلتے کودتے لوگوں کو دیکھا اور اچانک میرے ذہن میں ایک لہر آئی. در حقیقت زندگی تو یہی ہے. اس وحشت کا حسن گرام آیا ہے, اسے کیوں نہ اپنا لیا جائے. ٹوبو ٹھیک کہتا ہے. اور میں بھی ان کے ساتھ اچھل کود میں شریک ہو گیا. ٹوبو اور اس کے ساتھی خوش ہو گئے تھے, اور پھر نہ جانے کب تک یہ اچھل کود جاری رہی. پھر ایک اجنبی وجود نے ہماری اس ترنگ کو توڑ دیا. یوں ہی ایک طرف نگاہ اٹھ گئی, تب ایک ہیولا نظر آیا اور ہم چونک پڑے. یہ اجنبی ہیولا ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا؟ میں نے ٹوبو کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. یس ماسٹر, اس نے رک کر کہا. وہ ادھر دیکھو ٹوبو, میں نے کہا. ارے یہ کون ہے؟ ٹوبو اچھل پڑا اور پھر اس نے اتنی پھرتی سے لپک کر رائفل اٹھائی کہ میں حیران رہ گیا. ٹوبو نے رائفل کا رخ اس کی طرف کیا اور پھر تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا. ہاتھ اٹھا دو, اس نے رائفل کی نال اس کے سینے پر ٹکاتے ہوئے کہا, اور اجنبی نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے. میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا تھا. میں نے غور سے اسے دیکھا. آگ کے شعلوں کا عکس اجنبی کے چہرے پر پڑ رہا تھا. ایک قابل رحم شکل نظر آئی. اس کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے, مونچھیں بڑی لیکن نیچے کو جھکی ہوئی تھی, اور عمر 60 سے اوپر رہی تھی, لیکن چاقو چبند اور پھرتیلا معلوم ہوتا تھا. قد درمیانہ تھا. اس کے چہرے سے مظلومیت برستی تھی. میں نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی. ٹوبو کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر اس کی تلاشی لی تھی, لیکن اس کے پاس سے ایک شکاری چاقو کے علاوہ اور کچھ برآمد نہیں ہوا. اس کے جسم پر شکاری لیکن بوسیدہ لباس تھا. کسی سفید نسل کا باشندہ ہی معلوم ہوتا تھا. ہیلو, میں نے اسے مخاطب کیا. ہیلو, وہ نحیف آواز میں بولا. کون ہو تم؟ سٹوکر, براؤن سٹوکر. خوب, یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں, اس نے گہری سانس لی. نہ جانے کیا کیا تلاش کر رہا ہوں. لٹی ہوئی دنیا, کھوئے ہوئے قافلے, جگر کے ٹکڑے, موت, سزا, نہ جانے کیا کیا تلاش کر رہا ہوں میں. اس کی آواز میں درد تھا. میں اسے رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا.
फिर मैंने टोबो से कहा, टोबो राइफल हटा लो, और टोबो ने एक लम्हे की ताखीर नहीं की, वो राइफल हटाकर पीछे हट गया। तुम अफ्रीकी नहीं हो? स्टोकर ने कहा। हाँ, मैं अफ्रीकी नहीं हूँ, शिकारी हो, यही समझ लो। सोने की तलाश में आए हो? मैंने जवाब दिया। तो मेरे दोस्त, ये इरादा तर्क कर दो, सब कुछ खो बैठोगे। हाँ, कुछ ना रहेगा। सोना फरेब है। ये चमकदार धात जंगल में फैले हुए बेशुमार हशरातुल अर्ज से ज्यादा खौफनाक है। हीरों की चमक जहर से भरे हुए नाग की आंखों की चमक होती है। मेरा मशवरा है मेरे बच्चे, इस ख्याल को जहन से निकाल दो, अपनी दुनिया में जाओ। मैं इस फरेब में आकर अपना सब कुछ कुर्बान कर बैठा हूँ। मेरे तजर्बे से फायदा उठाओ, अपने आप को इस मुसीबत में ना डालो। बूढ़े ने अजीब अंदाज में कहा और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मैंने महसूस किया जैसे वो चकरा कर गिर पड़ेगा। तब मैंने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। मैंने उसके जिस्म को गर्म महसूस किया और चौंक पड़ा। ओह, शायद तुम्हें बुखार है। शायद। उसने गहरी सांस ली। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा दूंगा। मैं उसे सहारा देकर जीप की तरफ लाने लगा। दवा के बजाय अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सको तो। ओह हाँ, गालिबन तुम भूखे हो। मैंने टोबो के एक साथी से खाने का बंदोबस्त करने के लिए कहा और फिर उसे साथ लेकर जीप में आकर बैठ गया। गालिबन कह रहे हो दोस्त, क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि मैंने अपने इस शिकारी चाकू से तकरीबन 10 रोज पहले एक पहाड़ी चूहा शिकार करके खाया था। उसके बाद मुझे कोई चीज़ नहीं मिल सकी। जाहिर है यहाँ शिकार तो बहुत है, लेकिन उसे हाथों से शिकार नहीं किया जा सकता। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उसके सामने खाना पहुंच गया और वो उस पर टूट पड़ा। मैं और टोबो के साथी उसे दिलचस्पी से देखते रहे। उसने सामने रखी हुई एक एक चीज़ चट कर डाली और फिर पानी पीकर उसी जगह ज़मीन पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली थीं। हम लोग खामोशी से उसे देखते रहे। उसकी सांसें भी गहरी गहरी थीं। काफ़ी देर के बाद मैंने उसे आवाज़ दी, मिस्टर स्टोकर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर स्टोकर, मैंने उसे हिलाकर कहा, लेकिन वो शायद बेहोश हो गया था। ओह, ये बेहोश हो गया है मास्टर, टोबो ने कहा। शायद अरसा के बाद ग़िज़ा मिलने की वजह से, मैंने तबसरा किया। क्या इरादा है मास्टर? तुम बताओ, मैंने पूछा। हमदर्दी का मुस्तहिक है, सफ़ेद फार्म है, मैंने कहा। होने दो मास्टर, इंसान तो है। गुड, तुम अजीम हो टोबो, वरना तुम्हारे हम नस्ल सफ़ेद फार्मों से नफरत करते हैं। इसकी वजह भी तुम जानते हो मास्टर। इन लोगों ने हमारे ऊपर मजालिम भी तो बहुत किए हैं, लेकिन बहरहाल एक के किए की सज़ा दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसे आराम से लिटा दिया जाए। हाँ, ऐसा ही करो टोबो, मैंने कहा, और टोबो ने बेहोश बूढ़े को अपने बाजों पर उठाया और खैमे में लिटाया। फिर हम भी लेट गए। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी। दूसरे दिन हम सब बहुत देर से जागे। टोबो के 2 साथी शिकार खेलने गए थे। एक वहाँ मौजूद था, बाकी टोबो मेरे साथ ही जागा था। सुबह बखैर मास्टर, टोबो मुझे देखकर मुस्कुराते बोला। सुबह बखैर, मैं भी मुस्कुरा दिया। तैयार हो जाओ, टोबो ने कहा। अभी आया, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने रात के मेहमान को जाकर देखा। वह अब आराम से सो रहा था। फिर सारी ज़रूरियात से फारिग होने के बाद मैं टोबो के मुकाबले आ गया। आज हम कुल्हाड़ियों से खेल रहे थे और दर हकीकत मुझे खासी मश्क हो गई थी इन चीज़ों की। और आज तो मैंने वो हाथ दिखाए कि टोबो शशदर रह गया। यहाँ तक कि टोबो के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और टोबो दौड़ कर आकर मुझसे लिपट गया। ग्रेट मास्टर, ग्रेट, तुम्हारा जवाब नहीं है। आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुम मुतमईन हो टोबो? मुतमईन बहुत मामूली लफ्ज़ है मास्टर, मैं तो शशदर रह गया हूँ। आओ, मैंने कहा, और हम दोनों ने फिर कुल्हाड़ियाँ उठा लीं और फिर हम एक दूसरे पर वहशियाना वार करने लगे। बड़ी ख़तरनाक तफरी थी। ज़रा सी लग़ज़िश दोनों में से एक को ख़त्म कर सकती थी। टोबो का चेहरा मुसरत से खिला पड़ रहा था। वो बहुत मुखलिस इंसान था। खबरदार पीछे हट जाओ, वरना गोली मार दूंगा, एक अजनबी गुराहट सुनाई दी और हम दोनों चौंक पड़े। हम अपनी कुल्हाड़ियाँ हिलाते हुए पीछे हट गए। रात का बूढ़ा हाथों में राइफल लिए खड़ा था। क्या मैं इसे गोली मार दूं मिस्टर? बूढ़े ने मेरी तरफ रुख करके कहा। क्या क्या बकवास है, मैंने बुखला कर कहा। यह तुम्हें कत्ल करना चाहता है, बूढ़ा मासूमियत से बोला। कौन? अरे ये स्याह फार्म। बूढ़े ने टोबो की तरफ इशारा किया। ओह, तुम इसलिए इसे गोली मारना चाहते हो? हाँ। अरे नहीं बड़े मियाँ, हम दोनों तो मश्क कर रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मश्क? मश्क कर रहे हो? बूढ़े ने थूक निगलते हुए कहा और फिर वो खिसियाए हुए अंदाज में हंसने लगा। मैं समझा तुम दोनों जंग कर रहे हो। इन जंगलों में अक्सर लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। उसने राइफल एक तरफ डाल दी। टोबो गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। तुम ठीक हो अब? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हारी दी हुई खुराक ने मुझे फिर से जिंदगी दे दी है। आओ फिर नाश्ते की तैयारी करें। नाश्ता? बूढ़ा ताज्जुब से बोला। हाँ, तैयार होगा। क्या तुम्हें गोश्त भुनने की खुशबू नहीं सूंघ रहे? अरे हाँ, मगर क्या? मैं तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं बन जाऊंगा दोस्त? क्यों, क्या तुम हमारे सरों पर सवारी करोगे? नहीं, मेरा मतलब है मैं अबे आओ यार, क्या फजूल में मैं लगा रखी है। मैंने बेतकल्लुफी से उसका शाना दबोचते हुए कहा और वह हंसता हुआ मेरे साथ आगे बढ़ाया। भुना हुआ खस्ता गोश्त हम सब ने मज़े ले लेकर खाया। बूढ़े की आंखों में अजीब सी नमी थी।
کھانے کے بعد اس نے احسان مند نگاہوں سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ کیوں، اس میں شکر گزار ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تمہارے لیے بالکل بیکار ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ بوڑھے کے گالوں پر آنسو ڈھلک پڑے۔ میرے دل میں بوڑھے کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، نہ جانے کن حادثات کا شکار تھا بیچارہ۔ کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے بیکار نہیں ہوتا، ہمارا وجود یکساں ہے۔ تم جب تک چاہو میرے ساتھ رہو، کبھی میرے اوپر بار نہیں بنو گے، میں نے ہمدردی سے کہا۔ تم رحم دل ہو، یقین کرو ہمیشہ اپنی ہر مہم میں ناکام رہو گے، یہ میری پیش گوئی ہے۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا، رحم دلی ہمیشہ نقصان سے دوچار کرتی ہے۔ میں نے کہا، ایسی بات تو نہیں ہے اسٹوکر، ممکن ہے تمہارے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہوں۔ کہنے لگا، ہاں میرا تو یہی تجربہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مجھے اپنے بارے میں تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ وہ بولا، دلی خواہش ہے میری، کسی سے تو کہوں، کوئی تو سنے، سینہ پک گیا ہے، نہ جانے کب سے ان جنگلوں میں بھٹک رہا ہوں، کوئی راستہ نہیں ملتا، موت کو تلاش کرتا ہوں تو وہ بھی میرے نزدیک سے کہہ کے لگاتی ہوئی گزر جاتی ہے، موت بھی تو میرے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میرا خیال ہے ٹوبو ہم سفر کی تیاریاں کریں، راستے میں اسٹوکر سے ان کی کہانی سنیں گے۔ جیسا پسند کرو ماسٹر، ٹوبو نے کہا۔ وہ لوگ خود بھی بوڑھے کی کہانی میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے تیاریاں نہایت تیزی سے کی گئیں اور جیپ دریائے نیتیکا کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ ہم تمہاری کہانی سننے کے منتظر ہیں اسٹوکر۔ تمہید کہاں سے کروں، یوں سمجھ لو ڈنمارک کا باشندہ ہوں، ڈاکٹر تھا، پرائیویٹ کلینک کرتا تھا، اچھی خاصی آمدنی تھی، سارے ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی میں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا۔ لیکن نوجوان سنہرے ڈھیرے مجھے بھی عزیز تھے، میں بھی چمکدار پتھروں کا پجاری تھا۔ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے چند معمولی قسم کے ہیرے خریدے تھے، لیکن مجھے ان سے بے حد لگاؤ تھا اور میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش چٹکیاں لیتی تھی کہ کاش میرے پاس بھی کچھ خوبصورت ہیرے ہوں، میں ایک دولت مند انسان بن جاؤں۔ تب بدقسمتی نے گھیرا۔ میرا مریض ڈاکٹر وہانٹ ایک مہم جو تھا، چہرے ہی سے سنگ دل معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ٹانگ گل گئی تھی، کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا، نہ جانے کیوں وہ سرکاری علاج پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے علاج کرایا اور دوران علاج وہ مجھ سے بہت بے تکلف ہو گیا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، گفتگو بہت اچھی کرتا تھا۔ دولت کے حصول کے لیے اس نے میرے رجحانات معلوم کیے اور پھر ایک رات اس نے مجھے پیشکش کی۔ اس نے بتایا کہ وہ افریقہ میں ایک مہم پر گیا تھا، اس مہم میں ہیروں کا ایک ذخیرہ اس کی نگاہ پر پڑ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ذخیرے کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے، اس کی ٹانگ میں کیڑے نے کاٹ لیا۔ کیڑا اتنا زہریلا اور خوفناک تھا کہ وہ مسلسل 1 ماہ تک بے ہوش رہا اور اس کے ساتھی گھبرا کر اسے واپس لے آئے۔ اب ٹھیک ہونے کے بعد وہ دوبارہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ہیرے حاصل کر سکے۔ اس سلسلہ میں وہ نئے ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ کیا تم میرے ساتھی بننا پسند کرو گے ڈاکٹر؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں، کیا تمہیں ہیروں سے دلچسپی نہیں ہے؟ ہیرے؟ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہیرے کسے پسند نہیں ہوتے مسٹر وائٹ؟ دولت آسمان سے تو نہیں برستی مسٹر اسٹوکر۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اپنا ساتھی بنانے کو تیار ہوں۔ جو ذخیرہ میری نگاہ میں ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بار میں زیادہ لوگوں کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، میرا خیال ہے 10-15 آدمی میرے ساتھ جائیں، ہم وہ ہیرے برابر برابر تقسیم کر لیں گے، اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر کہ ہم میں سے ہر ایک کے حصے میں جو ہیرے آئیں گے ان کی قیمت کیا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ میں نے حریص انداز میں پوچھا۔ تقریباً $6 کروڑ، ایک محتاط اندازہ ہے، ہم میں سے فی کس $10 کروڑ بھی حاصل کر سکتا ہے، وائٹ نے بتایا اور میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کیا یہ درست ہے مسٹر وائٹ؟ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، تو اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو مجھے بھی؟ پوری ایمانداری کے ساتھ، وائٹ نے گلوریا کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر چونک کر بولا، او ڈاکٹر، تم چاہو تو اپنے ساتھ 2 افراد کا اضافہ کر سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری بیٹی گلوریا، اس طرح تم دوہرے حصے کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اپنی بیٹی کو اعلیٰ مستقبل دینے کے لیے تم میرا مشورہ ضرور مانو۔ کیا اسے مہمات سے نفرت ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، میں نے جواب دیا۔ تم اس سے بات کر لو، اور دوسرے آدمی کی بات بھی کہی تھی تم نے۔ بھائی تمہاری بیٹی اور ایک آدمی جسے تم پسند کرو، یہ میرا کوٹا ہے، باقی لوگوں کا انتخاب بھی میں اسی طرح کروں گا۔ اوہ مسٹر وائٹ، اگر آپ اجازت دیں تو میں گلوریا کے منگیتر سنوڈو سے بھی بات کر لوں، اگر تمہیں اس پر اعتماد ہو تو، وائٹ نے جواب دیا، پھر چونک کر بولا، کیا کہا تم نے؟ وہ تمہاری بیٹی کا منگیتر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم اس سے بات کرو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پوری رازداری رکھے۔ میں بات کروں گا، میں نے خوشی سے دھڑکتے دل سے کہا، اور پھر میں نے سنوڈو سے بات کی۔ وہ بدبخت، وہ کمینہ تو بے حد لالچی نکلا، فوراً تیار ہو گیا اور میں نے وائٹ سے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ گلوریا البتہ تیار نہیں تھی، اس نے سنوڈو کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اسے یہ پرخطر زندگی پسند نہیں ہے، اسے غربت پسند ہے، لیکن سکون کے ساتھ۔ لیکن مجھ سے زیادہ سنوڈو نے اسے مجبور کیا، اسے حسین زندگی کے سبز باغ دکھائے، شادی کے بعد کی حسین زندگی کے حسین خواب دکھائے۔ باپ اور منگیتر نے اسے اس قدر مجبور کیا کہ وہ خاموش ہو گئی، وہ دل سے تیار نہیں تھی۔ بہرحال میں نے وائٹ کا بڑی لگن سے علاج کیا اور اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔
तब वो तैयारियों में मसरूफ हो गया और बिलाखिर तैयारियां मुकम्मल करके हम चल पड़े। वाइट के साथियों में एक भी औरत नहीं थी सिवाय मेरी ग्लोरिया के। ग्लोरिया इस सफ़र से खुश नहीं थी, लेकिन वाइट ने उसे भी समझाया कि उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। नाचार वो तैयार हो गई। तब हम तवील सफ़र करके सहराए आज़म में दाखिल हो गए। यहाँ की पुरखतर लेकिन खूबसूरत ज़िंदगी ग्लोरिया को भी पसंद आ गई और फिर उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके लिए माँ और बाप सब कुछ मैं ही था और मैं उसके साथ था। दूसरी शख्सियत जिससे उसे दिलचस्पी थी वो स्नोडो की थी। चुनाचे उसका मंगेतर, उसका जीवन साथी भी उसके साथ था। वाइट एक तजर्बेकार इंसान था। सराय आज़म के सफ़र में छोटे छोटे हादसे पेश आए, लेकिन वाइट के तजर्बे की बिना पर किसी को नुकसान नहीं पहुंच सका और फिर तवील सफ़र करके हम अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हो गए। तब एक रात वाइट की असल शख्सियत सामने आ गई। उसने ज़्यादा पी ली और फिर पिस्तौल लेकर ग्लोरिया के खैमे में दाखिल हो गया, जो मेरे और स्नोडो के खैमे के दरमियान था। उसने सोई हुई ग्लोरिया को जगाया और ग्लोरिया उसे देखकर दहशत से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मैं और स्नोडो दोनों ही ग्लोरिया के खैमे की तरफ दौड़े और वाइट को वहां देखकर हैरान रह गए। मिस्टर वाइट, मिस्टर वाइट, मेरे मुंह से निकला। हाँ स्टोकर, ये मैं ही हूँ, वाइट ने सर्द लहजे में जवाब दिया। यहाँ क्यों आए हो? ग्लोरिया के लिए, वाइट ने जवाब दिया। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। तुम लोग बाहर जाओ, मैं इस मौजू पर फिर बात करूंगा। नहीं मिस्टर वाइट, तुम ग्लोरिया पर दस्त तराजी नहीं कर सकते। स्नोडो को भी जोश आ गया और वाइट जहरीली निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने एक तवील सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है मुझे तुम लोगों से बात करना ही पड़ेगी। कैसी बात? बैठो, यहीं बैठ जाओ, वाइट ने कहा। वो बहुत ज्यादा पिए हुए था, लेकिन नशे की अलामत उसके चेहरे पर जाहिर नहीं हो रही थी। ग्लोरिया साकित और जामिद इस ड्रामे को देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी समझ में कोई बात ही ना आ रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर वाइट की तरफ, जो अचानक बदल गया था। मिस्टर स्टोकर, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आप क्या हैं? मैं डॉक्टर हूं और क्या हूं, मैंने जवाब दिया। और आपने देखा कि मेरी पार्टी में किसी को तिब्बी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, लेकिन इसका मतलब, मैंने ताज्जुब से कहा। मतलब यह कि मुझे आपकी बाहैसियत डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं थी। फिर? मैंने उसे घूरा। आप खुद सोचें, इन मामलात में आपका कोई तजुर्बा भी नहीं है। जिस्मानी तौर पर भी आप एक नाकारा शख्स हैं। फिर मैंने आपको अपना साथी क्यों बनाया? कौन सी ऐसी बात थी आप में? ये तो तुम ही बता सकते हो, मैंने जवाब दिया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है अपने जहन की बात मेरे अलावा और कौन कह सकता है। वाइट ने मुस्कुराते हुए ग्लोरिया की तरफ देखा। मैं और स्नोडो उसकी शक्ल देख रहे थे। एक शाम की कहानी सुनाऊं? मेरा ख्याल है ये तमहीद उम्दा होगी, वाइट बड़े सुकून से बोला। तुम्हारी इलाज का गो तुम्हारा इलाज बहुत उम्दा था, लेकिन जैसी तुम्हारी उम्र वैसी तुम्हारी इलाज का। ज़ौक़े निगाह की तस्कीन के लिए कुछ ना था। बीमारी की शिद्दत और फिर खुश्क माहौल, तबीयत में बड़ी बेकैफी, बड़ी बेजारी और उदासी थी। तब मेरे दिल से एक आवाज़ निकली, ऐ काश कोई हसीन सूरती निगाहों को मुनव्वर कर देती। और यूं लगा जैसे ये अल्फाज कोई जादुई रस्म बन गए हों। निगाहें उठी तो एक हसीन पैकर उनमें समा गया और ये दिलकश चेहरा ग्लोरिया का था। पहले तो फरेब लगा, मैंने इसे अपना एहसास समझा, लेकिन फिर मेरा एहसास करीब आ गया। उसने मुझे चाय पेश की और बताया कि आज अस्पताल में काम करने वाला मुलाजिम नहीं आया है। कैसी अनोखी खुशी हुई थी मिस्टर स्टोकर उसे देखकर। मैंने उससे गुफ्तगू करना चाहिए। उसने खुश इखलाकी से मेरे चंद सवालात के जवाब दिए और फिर वापस चली गई। लेकिन मिस्टर स्टोकर, मैं कोई नौउम्र नौजवान नहीं हूँ, ना ही मैं सारी ज़िंदगी औरत से दूर रहा। गो मैंने शादी नहीं की, लेकिन आम इंसानों की मानंद मेरी ज़िंदगी में भी बेशुमार औरतें दाखिल हुईं। कहना यह चाहता हूँ कि औरत की दुनिया का नया खिलाड़ी नहीं था, लेकिन वो न जाने कौन सा वक्त था, कैसा माहौल था, ये लड़की मेरे दिल को भा गई। और मिस्टर स्टोकर, इस सफ़र में आपकी शमूलियत के लिए पेशकश सिर्फ और सिर्फ मिस ग्लोरिया के लिए थी। इसके बावजूद मैंने आज तक सब्र किया। क्या आप इसकी दाद ना देंगे? वाइट खामोश हो गया। मैं और स्नोडो मुंह फाड़े उसकी कहानी सुन रहे थे। उसके खामोश होने के बाद भी हम कई मिनट तक खामोश रहे। फिर मैंने कहा, अगर ये बात थी तो तुम्हें वहीं हमें पहले बताना चाहिए था। वाइट मुस्कुराया और बोला, मैं अहमक तो नहीं हूँ स्टोकर, गोया तुम अब यहाँ ज्यादती करना चाहते हो। अरे नहीं, मिस ग्लोरिया पर ज्यादती कौन कर सकता है? वाइट ने उबाश निगाहों से ग्लोरिया को देखते हुए कहा। लेकिन ग्लोरिया के चेहरे पर मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखा। स्टोकर ने कहा, लेकिन वो स्नोडो से मंसूब है, स्नोडो उसका मंगेतर है। वो बोला, हम जंगल में हैं, सहराए आज़म अफ्रीका में, तुम्हारे शहर तक महदूद था। यहाँ जंगल का कानून चलेगा, और जंगल का कानून यह है कि अगर एक लड़की के दो दावेदार हों तो दोनों एक दूसरे से जंग करके फैसला कर लें। मैं अगर चाहूँ तो मेरे साथी मिस्टर स्नोडो को ठिकाने लगा दें, लेकिन बहरहाल इतनी रियायत मैं ज़रूर दूंगा कि स्नोडो मुझसे मुकाबला करे। और स्नोडो का रंग फीका पड़ गया। ये बात आपको जेब नहीं देती मिस्टर वाइट, मैंने कहा, और वाइट बिगड़ गया। बको मत, मैंने अब तक शराफत से काम लिया है, लेकिन मैं तुम्हें सुबह तक की मोहलत देता हूँ। कल सुबह फैसला करके बता दो कि ग्लोरिया को मेरे हवाले करने की कौन सी सूरत है।
اس نے کہا اور خیمے سے باہر نکل گیا اور ہم دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہ گئے۔ سنوڈو، میں نے سنوڈو کو مخاطب کیا۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، اب کیا کیا جائے؟ مجھ سے بہتر آپ سوچیں گے مسٹر سٹوکر، سنوڈو نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا۔ صورتحال تمہارے علم میں ہے، تم جانتے ہو کہ میں قصوروار نہیں ہوں۔ میں نے بھی کسی قدر خشک لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے گلوریا کو اس کے سامنے کیا تھا، لیکن کسی ایسے مقصد کے تحت نہیں۔ یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں مسٹر سٹوکر۔ کیا بکواس ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سنوڈو بولا، یہی کہ اس مسئلے کا حل بھی آپ ہی تلاش کریں۔ وائٹ ایک خطرناک دشمن ہے، ہم اگر اس مہم سے دستبردار بھی ہونا چاہیں گے تو وہ ہمیں واپسی کی اجازت نہیں دے گا۔ ایسی شکل میں تم سوچو ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس مسئلے کا حل صرف آپ تلاش کریں گے، سنوڈو نے کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو سنوڈو؟ یہی کہ اس جھگڑے میں آپ کا شریک نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیا یہ تمہاری منگیتر نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے وائٹ کے سامنے پیش کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے غصہ آ گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں مسٹر سٹوکر، اس میں غلط کون سی بات ہے؟ آپ بتائیے، کیا میں نے گلوریا کو وائٹ کے سامنے پیش کیا تھا؟ کیا میری کسی کوشش سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا؟ متوجہ تو میری کوشش سے بھی نہیں ہوا۔ تم ٹھنڈے ذہن سے کیوں نہیں سوچتے سنوڈو؟ ہمیں اب کسی طور یہاں سے نکل چلنا چاہیے، ورنہ گلوریا خطرے میں ہے۔ کیسے نکلیں گے مسٹر سٹوکر؟ خاموشی سے رات کی تاریکی میں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آدھی رات کا وقت موزوں رہے گا۔ میرے خیال میں وائٹ اتنا گدھا نہیں ہے، سنوڈو نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس وارننگ کے بعد وہ ہم پر نگاہ بھی رکھے گا؟ اوہ، تب میرا خیال ہے اب یہ کوششیں فضول ہیں مسٹر سٹوکر۔ اگر ہم نے چوروں کی طرح نکل بھاگنے کی کوشش کی اور پکڑے گئے تب وائٹ ہم پر اعتماد ختم کر دے گا، اور بہرحال وہ مختار ہے۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ میں حقیقتیں قبول کر لینے کا عادی ہوں، سنوڈو نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں وائٹ سے جنگ نہیں کر سکتا، میں اسے جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تب میں اسے اپنا دشمن ہی کیوں بناؤں؟ میں اسے تعاون کیوں نہ کروں؟ او گویا تم گلوریا کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہو۔ میرا گلوریا پر ابھی کوئی حق نہیں ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، سنوڈو نے کہا۔ لیکن وہ تم سے منسوب ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر سٹوکر، موجودہ صورتحال میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، بے غیرت سنوڈو نے کہا، اور میں ششدر رہ گیا۔ میں نے گلوریا کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ کیوں، کیا بات ہے پاپا؟ ٹھیک تو ہے؟ قیمتی ہیروں کا حصول اتنا آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ مجھے وائٹ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو بہت ہیروں سے نوازے گا، گلوریا نے طنز بھری آواز میں کہا، اور اب مجھے بھی اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ سنوڈو نے بالکل ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس سے کوئی مشورہ کرنا فضول تھا۔ میرا ذہن بھی سخت پریشان تھا۔ بہرحال میں نے گلوریا کو کچھ ہدایات دی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اتنا کام ضرور کرے کہ وائٹ سے اقرار الفت کے ساتھ ساتھ اس سے خود کو بچائے بھی رکھے، اس وقت تک جب تک میں فرار کی تیاریاں مکمل نہ کر لوں۔ اور گلوریا ہنس کر رہ گئی۔ وہ بالکل مایوس تھی اور اب وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ ان جنگلوں میں لا کر میں نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود اس نے مجھ سے تعاون کیا، اور دوسرے دن جب وائٹ نے مجھ سے میرے فیصلے کے بارے میں پوچھا تو میں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں۔ اس نے کہا، لیکن تمہیں جلد فیصلہ کر لینا چاہیے مسٹر سٹوکر، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے، اور میں بہرحال منزل پر پہنچنے سے پہلے ہیرو کے حصہ داروں کا انتخاب کر لینا چاہتا ہوں۔ میں کیا فیصلہ کروں مسٹر وائٹ؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ تب میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا، وائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ ہی سنوڈو کے پاس پہنچ گیا۔ کیا خیال ہے مسٹر سنوڈو، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ اس نے کہا، اور نہیں مسٹر وائٹ، میں زندگی کی قدر کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھے میں نے آپ سے شکست تسلیم کر لی، گویا گلوریا میری، وائٹ خوش ہو کر بولا۔ ہاں ویسے تو وہ میری بھی نہیں تھی، بہرحال میں اس سے تمہارے حق میں دستبردار ہو گیا ہوں۔ ویری گڈ، آپ کو سٹوکر۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے پریشانی سے کہا، اور وائٹ گردن ہلانے لگا۔ مختصر دوستو یہ کہ میں فرار کی تیاریوں میں مصروف رہا، اور بالآخر ایک شام میں نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ گلوریا میرا ساتھ دے رہی تھی، لیکن مردوں کی مانند اسے اس بات کا غم تھا کہ میں نے دولت کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ بہرحال رات کی تاریکی میں نے 2 گھوڑے کھولے اور انہیں خاموشی سے اس جگہ لے آیا جہاں گلوریا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں گلوریا کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا، اور گلوریا ہنس پڑی، لیکن وہ کہکا گلوریا کا نہیں تھا، وہ وائٹ کا کہکا تھا۔ میرے بدن کی تھرتھری دوڑ گئی، میں سمجھ گیا میرا راز کھل گیا ہے، اور میں ساکت رہ گیا۔ تو تم فرار ہو رہے تھے؟ وائٹ نے اپنا کمبل اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانا چاہتا ہوں، تو جاؤ میری جان، میں تمہیں اب روکنا بھی نہیں چاہتا۔ گلوریا کہاں ہے؟ میرے خیمے میں۔ کیا بکواس ہے؟ ہاں وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، وہ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے، اسے اعلیٰ مستقبل سے دلچسپی ہے۔ بکواس کرتے ہو، گلوریا کو میرے حوالے کر دو وائٹ، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ وہ نہیں جائے گی، وائٹ نے پستول نکال لیا۔ سنوڈو کہاں ہے؟ میں نے کسی قدر خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ بھی اب میرے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے، اسی نے تمہارے فرار کی خبر دی تھی، بہرحال عمدہ آدمی ہے۔
फिर उसने सोचा कि अगर तुम दोनों चले गए तो मेरे साथ उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। चुनाचे उसने मेरे हक में फैसला किया। और वो बेगैरत, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए अब सिर्फ एक बात मुनासिब है स्टोकर, वो ये कि घोड़े पर सवार हो और अपने घोड़े को सर पर छोड़ दो। इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी। मैं इस तरह नहीं। लेकिन मेरा जुमला पूरा भी नहीं हुआ था अभी कि वाइट के पिस्तौल से फायर हुआ और गोली मेरे हेड को सर से उड़ा ले गई। जल्दी करो, अगर तुम जमीन पर रहे तो दूसरी गोली तुम्हारी पेशानी पर पड़ेगी। और मैं उछलकर घोड़े पर चढ़ गया। रुख बदलो। वाइट ने फिर पिस्तौल से इशारा किया और फिर उसने दूसरा फायर कर दिया। मैंने जल्दी से घोड़े का रुख बदल लिया और वाइट ने 2-3 जोरदार हंटर घोड़े के रसीद कर दिए और खूनखार घोड़ा मुझे लेकर दौड़ पड़ा। मैं उसकी गर्दन से चिमट गया था, वरना घोड़े से गिरकर मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती। और फिर घोड़ा रात भर मुझे लिए दौड़ता रहा और न जाने कहां से कहां निकल आया। और उसके बाद से आज तक मुझे मेरा कारवां नहीं मिल सका। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में है। बूढ़े की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हम लोग मुतासिर थे। टोबो खामोशी से जीप ड्राइव कर रहा था। इस तरह दोस्तों, मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई। मैं हीरों की तलाश में आया था और अपने सबसे कीमती हीरे को गंवा बैठा और अब मैं इन जंगलात में मारा मारा फिर रहा हूँ। हम लोग काफी देर तक खामोश रहे। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बहरहाल मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ है स्टोकर। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। उन लोगों ने कहाँ का रुख किया था? अचानक टोबो ने पूछा। अब तो मैं कुछ नहीं जानता। वैसे तुम्हें उनसे अलग हुए कितना अरसा गुजर चुका है? यकीन करो मेरे दोस्त, मैं नहीं जानता। मैं तो इस दौरान नीम पागल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कितना अरसा गुजर गया। मुझे नहीं मालूम अब मेरी बच्ची कहाँ है, उन लोगों का क्या हशर हुआ। हम लोग खामोश हो गए। जाहिर है हम बेचारे बूढ़े के लिए क्या कर सकते थे। वो तो मुद्दत तक का तयन नहीं कर सकता था, रास्ते का तयन भी नहीं कर सकता था। ऐसी शक्ल में हम उसकी कोई मदद भी तो नहीं कर सकते थे। टोबो खामोशी से जीप ड्राइव कर रहा था। वीरान जंगल बाएं बाएं कर रहा था और फिर अफ्रीका का वहशत खेज सूरज सरों पर आ गया। सख्त गर्मी हो गई। सफर की रफ्तार सुस्त हो गई थी। फिर तकरीबन 1 बजे हम दरिया के किनारे रुक गए। बेख्तियार नहाने को दिल चाह रहा था। यहाँ दरिया का पाट बहुत चौड़ा था और बहाव की रफ्तार सुस्त हो गई थी। पानी की गहराई का अलबत्ता अंदाजा नहीं हो सका। क्या ख्याल है टोबो, नहा लिया जाए? जैसा मुनासिब समझो मास्टर। मेरा ख्याल है ये लोग खाने की तैयारियां करें, इस दौरान हम नहा लेते हैं, फिर ये लोग भी नहा लेंगे। ठीक है, मैं इनसे कह देता हूँ। आप नहाएंगे मिस्टर स्टोकर? मैंने पूछा। ओह, दरिया में जाकर ना नहा सकूंगा। दरअसल मैं डॉक्टर किस्म का आदमी हूँ। कभी जिस्मानी वर्जिश का मौका नहीं मिला, इसलिए तैरना भी नहीं आता। तब आपके लिए किनारे पर पानी का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। हाँ, अगर मुमकिन हो सके तो हो जाएगा। मैंने गर्दन हिलाई। फिर स्टोकर के लिए पानी का बंदोबस्त करके हम तीनों ने लिबास उतारे। अंडरवेयर पहने हुए मैं, टोबो और उसका एक साथी दरिया में कूद गए। उस सख्त गर्मी में यख पानी ने मजा दे दिया। बड़ा फरहत बख्श पानी था। नहाने का लुत्फ आ गया। हम आगे बढ़ते रहे। पहाड़ ना होने की वजह से कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। टोबो मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं था। वो भी अच्छा तैराक था और उसका साथी भी। जाहिर है उन लोगों की तो जिंदगी ही मुहिमात में गुजरी थी। दफतन मैंने अपने बाईं तरफ एक स्यासी लकीर देखी और कोई चीज मेरी कमर से टकराई। इतनी जोर से लगी थी कि वो हिस्सा छिल गया। मैं उछल पड़ा। टोबो! मैंने टोबो को आवाज दी। न जाने क्या चीज थी। यस चीफ। टोबो ने पानी से सर हिलाया और फिर अचानक उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वो जोर से उछला और पानी के नीचे चला गया। मेरी छठी हिस्स ने बता दिया कि कोई खास बात हो गई है। टोबो! मैं उसकी तरफ लपका और टोबो ने फिर पानी से सर उभारा। उसके चेहरे पर शदीद हिजान के आसार थे। मोकाश, मास्टर मोकाश! मोकाश! उसका साथी चीख पड़ा। हाँ, उसने मेरी टांगें जकड़ ली हैं, टोबो ने बमुश्किल बताया और एक बार फिर वो नीचे जाने लगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि उसने इस बार खुद डुबकी नहीं लगाई है, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने नीचे से खींचा हो। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।